तो शुरुआत तो हमेशा की तरह इनके एज से चालू करते हैं, जैसे बचपन आपका कैसे रहा, कहाँ की है आप एग्जैक्टली? गुजरात का मेहसाना डिस्ट्रिक्ट और वहाँ का शंखलपुर गांव, शायद ये सब जानते होंगे। बहुचर माँ गरबे हमारे यहाँ पे होते हैं, तो उसमें बहुत प्रचलित है शंखलपुर सोहा मणुरे शंखलपुरनी शेरियो रे मने जोया ना कोडजो। सो बहुत बड़ा माता जी का धाम है, उस गांव से मैं आती हूँ। माँ और पापा दोनों खेतीबाड़ी के साथ जुड़े। पढ़ाई लिखाई अगर उनकी बात करें तो बहुत कम, शायद पापा जो है 5th-6th स्टैंडर्ड तक और माँ भी उतना ही पढ़ी लिखी। बट मेरी माँ जो थी उसके मन में ये था कि मेरे बच्चे जो है वो पढ़ने चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि पापा के मन में इतना नहीं था, माँ के मन में ज़बरदस्ती ये था, वो धुनकी वाला जो होता है वो। और छोटी थी तो जो गांव में बचपन होता है अपना, एकदम से मैं मानती हूँ कि बहुत बढ़िया बचपन था। और जो आज सिटी में बच्चे, इवन मेरी बेटी 13 साल की है, मैं उसको भी बोलती हूँ कि आप मिस कर रहे हो जो बचपन मैंने जिया है गांव में। मतलब स्कूल में से 10 से 5 वाला स्कूल बढ़िया तरीके का, और 5 बजे आते ही दफ्तर को साइड में डालो और इतना खेलना, वो सब कुछ। स्पोर्ट्स में वह बहुत अच्छी थी और एथलेटिक्स खेलती थी। और उसी वक्त गुजरात में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात ने अलग अलग जगह पे हॉस्टल उन्होंने शुरू किया था, तो उसमें मेरा हॉस्टल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में से लड़की के तौर पे मैं अकेली ही थी। अभी ये 96 के आसपास, नहीं 96 नहीं 92 की आसपास की बात थी। 12-13 साल की थी मैं तभी, और मेरा सिलेक्शन हुआ तभी मुझे अंदर से खुशी हुई कि बहुत बढ़िया है, स्पोर्ट्स हॉस्टल में यहाँ से बाहर जाने को मिलेगा ये सब। हालांकि मम्मी से मैं एक दफ़ा भी छूटना नहीं चाहती, मतलब एक दिन भी वो मामा के घर जाते हैं जब वैकेशन होता है तो मैं बहुत हल्ला करती थी कि नहीं आप मुझे छोड़ के मत जाओ ऐसे। और वो हॉस्टल वाला आया, थोड़ा डर भी लगा कि कैसे रहूँगी ये सब। पर मेरी माँ ने मुझे बोला कि नहीं तुझे जाना है, मेरा पल्लू छोड़ के आप जाओ, क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो आप बहुत सारी नई चीज़ें मिलेगी आपको देखने के लिए। और प्रॉब्लम ये था कि पूरे घर में हल्ला कि हमारे, क्योंकि गांव में 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल थी, साइंस स्ट्रीम भी वहाँ पे था, तो क्या ज़रूरत है हमें इसको बाहर भेजने की। वो बहुत बड़ी एक बात आई। और मुझे भी थोड़ा लगा कि लोग हल्ला करे तो अच्छा है, मैं ना जाऊँ ऐसे। मेरे दादा ने बोला, मेरे पापा नहीं पर दादा ने तो बोला ही कि नहीं मत करो ऐसे। पर माँ थी वो बहुत स्ट्रांग थी और उसको ये था कि पल्लू छोड़ और निकल यहाँ से ऐसे। और एक बात मुझे हमेशा से याद रहती है, जब वो बाजरे की रोटी मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट, उसके ऊपर घी लगा के और चाय के साथ, तो कुछ भी चाय के साथ, और वो कोई चीज़ मनवानी होती माँ को मुझे, तो वो सुबह ये बनता, और उसमें भी कड़क वाला जो बाजरे की रोटी, जो लास्ट में जो तवी होती है उसके ऊपर थोड़ा टाइम रख के। तो मैं बहुत रो रही थी अगले दिन से कि मुझे नहीं जाना है और मुझे ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। नेक्स्ट डे सुबह मुझे जब ले जाना था, तब माँ ने चूल्हे के पास में मुझे ये रोटी और चाय दी, और फिर उसने मुझे ये बताया कि आज बहुत दर्द हो रहा है, मतलब दुख हो रहा है मेरे से अलग होने में, पर मैं तुझे सही में ये मानती हूँ कि तू मेरा पल्लू छोड़ के अगर बाहर जाएगी ना तो तुझे पता चलेगा कि दुनिया क्या है ऐसे। मेरा पल्लू पकड़ के तू पूरी लाइफ चल सकती है ऐसे, और उसमें कोई किसी भी माँ को अच्छा ही लगेगा। पर ये है कि जब पल्लू छोड़ के बाहर जाएगी तो जो देखने को मिलेगा ना, वो मेरा पल्लू पकड़ के कभी तुझे देखने को नहीं मिलेगा। तो एक दफ़ा जा ऐसे, और कुछ नहीं होगा ऐसे। और मुझे लगा कि इतना बोल रही है तो मैं जाऊं, और मैं गई। और सबसे बड़ी बात, 7th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ रही थी उस वक्त, और मेरे पापा जो खेती बाड़ी के साथ जुड़े थे, और जो मुझे बस में बिठा के भावनगर, माने 250-300 किलोमीटर होता है मेरे गांव से, वहाँ मुझे ले, बस में हम बैठे ना, उसके बाद 2 बस चेंज होती थी। उसने बोला कि रास्ता याद रख लेना, तो मुझे लगा कि ये मुझे रास्ता याद रख लेना क्यों बोल रहे हैं। जब मैं भावनगर स्पोर्ट्स हॉस्टल में, उन्होंने मुझे छोड़ा, मेरे रूम में मैंने सामान रखा और वो जा रहे थे, उन्होंने वापिस सर पे हाथ रखा और फिर बोला कि ये जो रास्ता मैंने दिखाया है ना, वापिस उसी रास्ते से आपको अकेले आना है। अभी देखो कि 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती लड़की, कभी भी अकेली नहीं गई हूँ। और मुझे लगा, उस वक्त ऐसा लगा था कि ये सही में मेरे मम्मी पापा है या कोई, मतलब मुझे अडॉप्ट किया है ऐसे, क्यों डाल रहे हैं ऐसे। और बहुत दर्द भी हुआ, पर शायद मैं मानती हूँ कि उसके बाद, और पता है
रात को जर्नी करती थी, मतलब 10 बजे मैं भावनगर से निकलती, सुबह 4 बजे मैं महसाना बस स्टैंड पे उतरती और मेरी बस 7 बजे आती। तो 4 से 7 मुझे वहाँ बस स्टैंड पे ही बैठना, नींद आती तो मैं सर पे सामान जो अपना थैला होता है वो रखती और सो जाती। सुबह कचरा वाला मुझे उठाएगा कि अब उठो, मतलब झाड़ू लगाना है, और फिर मैं मेरी बस को ढूंढती हूँ और मैं जाती। शायद ये चीज बहुत छोटी है बातें करने में, पर मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस उन्होंने डाला ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और जिम्मेवारी, हर चीज आती है कि आप खुद करो, तो जब खुद करने की बात आती है तो सबसे पहले अपने आप को मतलब संभालना हो। तो मेरा बचपन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी रही, मैं नेशनल तक खेली, मैं अलग अलग एथलेटिक्स में मैं रनिंग में थी, और ये चक्र फेंक जो होती है, डिस्कस थ्रो, हाँ। उसमें मैं अच्छी थी। तो ये मैं अच्छे से, फिर 10th के बाद मेरा ये सब छूटा, क्योंकि मुझे ये अगला क्वेश्चन शायद होना चाहिए, पर मैं फ्लो में ही बोल रही हूँ। नहीं, फ्लो में बोल दीजिए, मेरी जरूरत ही नहीं है यार। नहीं 10th के बाद हमेशा ये होता है ना कि क्या पढ़ा जाए ना, और गांव में पापा मम्मी को ये था कि तुम पढ़ो अच्छे से, पर उनको ये पता नहीं था कि क्या पढ़ना चाहिए। ज्यादातर बच्चों में मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये पूरा सेमिनार, यहाँ बच्चे आए तो उनके मतलब दिमाग में एक और चीज खुली कि हम ये भी कर सकते हैं। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, मुझे था कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा करूंगी और कोई जॉब मिल जाएगा स्पोर्ट्स कोटा पे, तो वो एक ख्याल आया था। पर इमीडिएटली 10th में ये आया कि अरे नहीं करना है ये स्पोर्ट्स, जबकि मेरा करियर एकदम पिक उस पे था। उसी वक्त मैंने ड्रॉप कर दिया और क्या करूंगी, तो मुझे लगा कि मैं साइंस करूंगी। क्यों साइंस करना है, तो ये था कि सोसाइटी में जो साइंस पढ़ता है ना, वो बच्चा सबसे ब्रिलियंट माना जाता है। मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं नहीं हूँ, वो मुझे पता नहीं था। और मैंने साइंस के, और मेरी बहन साइंस पढ़ रही थी, और मैं घर आ गई। छोटी बड़ी बहन और कोई छोटा भाई है मेरे से। पर पेरेंट्स ने भी नहीं बताया कि क्यों आ गई, और कोई और भी बताने वाला नहीं था कि क्यों आ गई ऐसे, वहां पे तू अच्छा कर रही है। बट ये आ गई मैं, और फिर बहुत धक्के खुद अपने हिसाब से, मतलब स्कूल चूज करना, भागना। पापा इतना नहीं करते थे, उनको इतनी उनका एक्सपोजर ही नहीं थे, तो खुद ही ढूंढना है। किसी का हाथ पकड़ लिया, चाचा ने बोला मदद कर दी, ये सब। तो ऐसे करके करते मैंने 12th कंप्लीट किया, और बहुत ही कम मार्क्स आए, मतलब और लगा कि अब क्या ऐसे, पर पढ़ाई थी कि अच्छा करना है और मैं करूंगी ऐसे। पर ऐसा रहा उन सब में, ज्यादातर सब बच्चों का होता है ऐसे, बिना सोचे समझे कहीं पे जंप कर दिया। पर उसकी भी एक मजा है, मैं मानती हूँ कि सब कुछ सोच समझ के करना वो अच्छी चीज होती है, पर कई दफा ऐसे रास्ते चलना भी अच्छा होता है कि पता ही नहीं क्या होगा कल ऐसे। और शायद आज जो कर रही हूँ वो भी ऐसे, उसी से मैं उसी से शुरुआत हुई है। बिल्कुल ऐसे एक सेल्फ डिस्कवरी, बिल्कुल प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। यस। जब मैं 11th-12th में थी, तभी मेरी बहन की शादी फिक्स हुई। तो उसमें हमारे यहाँ गांव में होता है कि बड़ी बहन की शादी होती है तो उसके साथ छोटी बहन की भी कर दो, एक ही खर्चे में सब हो जाएगा ऐसे। तो उसमें मेरी चॉइस है नहीं है, वो सारी चीजें नहीं आई। पर माँ ने बोला कि नहीं, मित्तल की शादी नहीं होगी। और एक और भी था, जब 7th स्टैंडर्ड तक मतलब गांव में थी, तब ये था कि ड्रीम क्या है, तो वो कोई बड़ा ड्रीम नहीं था, ये था कि पढ़ेंगे और फिर तो शादी हो जाएगी, और मैं अपने खुशी खुशी अपने घर में। पर हॉस्टल में गई, उसके बाद एक और विजन डेवलप हुआ, और कहीं ना कहीं ये चीज आई कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मतलब खुद कमाना है, मैं किसी के पास से पैसा नहीं लूंगी। इसीलिए जब बीएससी का पूरा 3 साल कॉलेज का चला, उस दौरान सिर्फ यही चीज चली कि मैं क्या करूं ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। अब देखो कि कहीं कुछ भी फिक्स नहीं था, जहां पे जो चीज आई वो मैं करती गई। पर मैंने जर्नलिज्म, शायद मेरे लिए मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाई जो भी की ना, उसमें सबसे बढ़िया जिसमें मुझे मजा आई वो जर्नलिज्म का फील्ड था। एक पॉज कीजिए। हाँ। उनकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी रहती है, हाँ। तो बहुत बार ऐसे होता है कि दूसरे किसी का कुछ इन्फ्लुएंस होता है। हाँ। कि ये जर्नलिज्म अपने आप डिस्कवर किया कि आप किसी को देखा था काम करते हुए, और मतलब कैसे हुआ ये टू फिगर आउट? एक्चुअली मैं ये मानती हूँ कि ना कोई रोल मॉडल था उस टाइम पे, इतना मैं कुछ पढ़ती भी नहीं थी। लिखना पढ़ना अगर कोई मुझे पूछे तो मुझे लगता था कि न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। तो कोई मुझे पूछे कि क्या पढ़ते हो, तो मैं बोलती थी कि न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, और संडे और बुधवार को जो पूर्ति आती है, मंगलवार को, वो सारी मैं पढ़ती हूँ। बुक्स के बारे में अगर आप मुझे पूछेंगे तो कुछ भी नहीं, तो दूसरे किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए मैं खुद, मुझे मतलब देखते थे आसपास में, मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ती थी उस लाइब्रेरी में मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे जर्नलिज्म करने के
के लिए उसकी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, गुजरात यूनिवर्सिटी में वो कोर्स चलता था, बैचलर और मास्टर, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो मुझे था कि मैं भी कर लूँ ऐसे ना, और फिर वो जीके वाला और वो दोनों चला मन में, और मैं उसमें सिलेक्ट हो गई ऐसे। तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं था। मैंने बोला ना कि लाइफ यही दो चीज होती है कि एक फैमिली में या फिर कोई होता है जो हमें समझाता है। मैं मानती हूँ कि शायद मैं जो पढ़ रही थी उस वक्त आपके जैसे कोई टीचर हमारे पास नहीं थे, ऐसा कोई वर्कशॉप नहीं था जहाँ पे कोई डाल सके कि ये चीज है। बुक्स में हम पढ़ते थे कि ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है और ये इंजीनियर है, ये सब, तो उसमें से लेकर कुछ विजन आ जाता था, पर पक्का क्या वो नहीं समझ में आता था। तो गुजराती में क्या ना, अथड़ाता कूटाता, तो हूँ अथड़ाता कूटाता જ એમાંથી જે સમજમાં આવ્યું ને પકડ્યું એમ। सो ऐसे करके थोड़ा पूरा ट्रांसलेट कीजिए मेरे लिए। मतलब ऐसे जहाँ पे ये ऐसे चली जो भी है मैं चलती गई, ऐसे रुकी नहीं मैं, मुझे कुछ करना था, बस ये चीज थी। तो हिंदी में कहते हैं बहते पानी में। हाँ, बस चलते जाओ। और जब जर्नलिज्म में ज्वाइन किया उसके बाद मेरी दुनिया बदली। मैंने वहां पे जो मेरी प्रोफेसर, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, मेरी प्रोफेसर थी मिस सोनल पंड्या, वो क्लासरूम में अहमदाबाद में वो सिलेबस के अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ाती थी। मतलब सिलेबस तो पढ़ाती थी पर उसके अलावा उनके पास खजाना होता था बातों का, और उसमें वो हमेशा से सोसाइटी में क्या चलता है, क्या प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिक्स, सारी बातें होती थी वहां पे। और उसमें मुझे लगा कि वाह, ये तो पूरी दुनिया ही नहीं है ऐसे, जो मुझे पता ही नहीं है। और इमीडिएटली उसी दौरान एक फेलोशिप इंट्रोड्यूस हुई, जो माइग्रेशन करने वाले, स्थलांतर करते हैं जो कामदार, उनके ऊपर स्टडी करने के लिए एक फेलोशिप, एक संस्था थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस की, और मैंने वहां पे अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं पढ़ना उस दौरान मैंने और शुरू कर दिया था, बिकॉज जर्नलिज्म पढ़ रही थी और बुक्स वगैरह भी बहुत कुछ पढ़ रही थी। बहुत सारे सेमिनार्स में मैं जाती थी। और ये शुगर केन वर्कर्स जो साउथ गुजरात में ज़्यादातर आते हैं, शेरडी कामदार जिनको हम बोलते हैं, तो वो बाहर से आते हैं, मतलब खानदेश, महाराष्ट्र से, गुजरात के ट्राइबल एरिया से वो लोग माइग्रेट करके वहाँ पे शुगर केन, गन्ना काटने के लिए आते हैं। मैंने उनके बारे में काफ़ी मैगजीन में पढ़ा था कि उनकी कंडीशन बहुत वीक होती है, तो मैंने सोचा कि मैं इनके बारे में स्टडी करूंगी। पता नहीं था कि वो लोग कैसे रहते हैं, इतना पता था कि साउथ गुजरात में है। और जो संस्था ने मुझे फेलोशिप दी थी, उन्होंने वहाँ की एक लोकल संस्था के साथ मेरा वो कनेक्शन वगैरह करवा दिया था। तो मैं, और ये था कि स्टडी कैसे करनी है, तो उसकी मेथड होती है, जैसे क्वेश्चनर आप लेके जाओ किसी के पास और उनको सवाल जवाब पूछ के आप लिखो, तो ऐसी अलग अलग मेथड होती है। मैंने वो मेथड के अलावा मैंने कहा मैं वहाँ पे रुकूंगी, मैं रुक के उनका स्टडी करूंगी ऐसे। और 1.5 महीना रुकने के लिए मैं पूरा सामान, बुक्स पढ़ना उस वक्त शुरू हो गया था। मैं मतलब जैसे भूख लगी हो और खाना ना मिले बंदे को, और वो कैसा जब खाना देखे तो टूट पड़ता है, वैसे ही मैं बुक्स के ऊपर टूट पड़ी थी। मुझे इतना मैं बहुत पढ़ रही थी उस वक्त, और इसलिए एक बैग में पूरा बुक्स और कपड़े बहुत पसंद थे अलग अलग, ये तो एक बैग में कपड़े भर के 2 बैग लेके मैं साउथ गुजरात में चली गई। शुगर केन वर्कर्स का जो पहला पड़ाव था, तो शुरुआत एक क्लास प्रोजेक्ट, हाँ, उसी से हुआ। एक जर्नलिज्म का आप पढ़ रहे थे, तो उसका एक प्रोजेक्ट करके ये शुरुआत हुई। बिल्कुल जिससे एक चिंगारी, हाँ ऐसे। हाँ। और ये जब मैं गई वहां पे, मैंने पढ़ा था कि ये लोग टेंट में रहते हैं। तो टेंट माने जो अपने सोचते हैं तो इमीडिएटली मिलिट्री का टेंट आता है। तो जब ये मिलिट्री का टेंट सोचा, और गांव में पहला सूरत के पास में एक गांव था जहां पड़ाव था, मैं उतरी गांव में, मेरे साथ एक वर्कर भी था जो वहां की लोकल एनजीओ का था। हम दोनों चल के 2-2.5 किलोमीटर चल के वो जो पहला पड़ाव था उस एरिया में हम लोग पहुंचे। तो मैंने दूर से देखा कि वो ब्लू वाले प्लास्टिक होते हैं जो रोड साइड पे हम देखते हैं, जहाँ पे बंदा खड़ा भी नहीं रह सकता। तो जो चित्र मैंने अपने हिसाब से अपनी कल्पना में खड़ा किया था, वो और ये दोनों कहीं मैच ही नहीं हो रहे थे। क्योंकि मुझे था कि वो मिलिट्री जैसे टेंट होंगे, वहाँ पे लाइट पानी की सुविधा होगी, इसलिए मैं वहाँ पे पढ़ूंगी बैठ के। मतलब बहुत ही रोमांटिक वाले सब सोच के मैं वहाँ पे पहुँच गई थी, पर बहुत ही अलग सा चित्र था। और शायद मैं ये एक इंसिडेंस भी बताऊंगी, थोड़ा पेनफुल है पर सुनना इसीलिए चाहिए क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज की मित्तल का जो बर्थ है वो वहीं से हुआ।
मैं उसी जब पहुंची वहां पे, इनको कॉन्ट्रैक्टर लेके आता है, मुकादम जिनको बोलते हैं, तो मुकादम के पास मैं पहुंची, उसको मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ। उसको लगा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो उसने कहा कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं, तुम जाओ। तो मैंने कहा थोड़ी बातें करनी है। उसने कहा कि मैंने कहा ना आप जाओ। अभी मैं सोची, और मैंने इनकी सिचुएशन देखी, उसके बाद मुझे भी लगा कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं तो जो सोच के आई थी वो चित्र और ये दोनों तो मैच ही नहीं होते, ना पानी दिख रहा था ना लाइट थी वहां पे। तो मैं जस्ट जाने का सोच रही थी, ऐसे में एक बंदा अपना छोटा सा बच्चा 7-8 महीने का, वो एकदम गोदी में उठा के, बच्चा बहुत रो रहा था, काफी कांटे लगे थे, खून निकल रहा था, वो बंदा भी रो रहा था। तो मुझे लगा कि क्या हुआ, और अपनी ट्राइबल लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहा था। बाद में पता चला कि वो और उसकी वाइफ दोनों आ रहे थे गन्ना काट के, और कोई बाइक वाले आए और उसकी वाइफ को उठा के ले गए। तो ये जो जब सामने जो हुआ उसमें इसको इतना लगा था। अभी उसके 15 मिनट पहले ही मैं आई थी। तो मैं लाइफ में कभी मैं एक लड़की हूं और मुझे डरना चाहिए, वो कभी नहीं था। मतलब मुझे ये है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है मैं नहीं कर सकती। लोग बोलते हैं कि रात में आप ट्रैवल मत करो ऐसे ना, क्योंकि अपने ख्याल में सारी चीजें, और मैं रात में ही ट्रैवल करती क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा दिन बचना चाहिए ऐसे। आज भी वही होता है। तो मेरा ये लड़की वाली चीज के ऊपर फर्स्ट टाइम मुझे वहां पे डर लगा कि ये मेरे साथ भी हो सकता था। अभी वापस जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास, और वहां पे ही रुकना था। मैं मुकादम के पास फिर से गई, कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आज की रात सोने दे, उसे मना कर दिया। और फिर क्या करूं, एक औरत के पास गई अंदर, मतलब काफी 100-150 जितने झोंपड़े थे उसमें, और मैंने बोला कि आज की रात रुकने देगी? उसने बोला कि हाँ रुक जाना। अरे वाह। और मुझे इतना मतलब ताज्जुब, अपने आप में जो क्वेश्चन होना जो शुरू होता है ना, वो उसी वक्त होना शुरू हुआ कि क्या मेरे घर पे ऐसा कोई भी बंदा जिसके ऐसा, मतलब यही बहन मेरे पास, ये कामदार अगर मेरे घर में आके उसने नॉक किया होता मेरे घर में और कहा होता कि आज की रात मुझे रुकने दे, तो क्या मैं उसको मेरे घर में पनाह देती? आज उसने जितना इजीली मुझे बोल दिया है। पूरी रात उसके पास में, ठंड थी, नवंबर 2004 की बात है, इतनी ठंड, और मैं ओढ़ने के लिए ना बिछाने के लिए कुछ लेके गई थी। उसके पास भी कुछ नहीं था कि वो मुझे दे सके। एक प्लास्टिक की बैग थी जो मैंने नीचे डाली, उसने डाली यूरिया खातर निथैली, वो डाली, और उसके ऊपर मैं मतलब सोई। ठंड लग रही थी, 1 कपड़ा 2 कपड़ा, तो पूरे जितने 7-8 जोड़ी कपड़े ले गई थी सारे पहन लिए। ठंड रुक नहीं रही थी, और ये था कि सुबह हो मैं भाग जाऊंगी, मुझे ये कोई रिसर्च विसर्च नहीं करना है, पूरा पक्का। पर पूरी रात नींद नहीं आई, उसमें एक चीज दिमाग में चली और मुझे लगा कि मैं क्यों हूं यहाँ पे, वाई, और मेरा ये गन्ने काटने वाले कामदारों से क्या लेना देना। मेरे पापा बहुत बड़े मतलब फार्मर है, पर हमारे यहाँ पे गन्ना होता भी नहीं है, तो दूसरा कोई मैं सब्जेक्ट पसंद कर सकती थी, मैं क्यों ये किया। ये सारे क्वेश्चंस जब अपने आप में पूछना शुरू हुए, उसके बाद मुझे मतलब अर्ली मॉर्निंग ये लगा कि अगर मैं भाग जाऊंगी तो मुझे ये सारे सिचुएशन के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। और भागना तो सबसे इजी होता है ना, कोई भी काम अगर मुझे पसंद नहीं है तो छोड़ दो ऐसे, तो छोड़ना नहीं है। और दूसरा फेथ, कुदरत के प्रति, कि भाई वो ध्यान रखेगा ना, उसने ही मुझे यहाँ पे डाला है, तो मैं रुकूंगी और मुझे देखना है कि वहां पे क्या हो रहा है। और मैं 1.5 महीना अलग अलग पड़ाव में रुकी। मैं रोड साइड पे, जैसे फुटपाथ पे लोग सोते हैं, मैं रोड साइड पे भी सोई हूँ कि कामदारों के बीच में लाइन में। और उस वक्त होता था कि मैं पाँव रोड साइड पे रखूँ या सर रखूँ, क्योंकि कई दफा होती है कि गाड़ियाँ या ट्रैक्टर होते हैं वो रोड से नीचे उतर जाते हैं और कामदार के ऊपर से चले जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो ये होता था कि अगर यहाँ पे मैंने सर रख दिया रोड साइड पे और ट्रैक्टर चल दिया तो क्या होगा। ये भीख भी मांगी है, खाना नहीं मिला, तो 3 दिन तक बुखार रह के एक मंदिर में जाके मैंने कहा कि 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, आप मुझे खाना दो। पर मैं मानती हूँ कि ये जो 1.5 साल मैंने 1.5 महीना उनके बीच में जो मैं रही और वापिस आई जब मैं अहमदाबाद, तो कोई मुझे पहचान नहीं सकता था। मतलब मेरी स्किन, पूरे बॉडी पे रेड स्पॉट हो गए थे। पर मैं मानती हूँ कि मैंने सही मायने में भारत को जाना। और उसके बाद एक मन में आया फिक्स कि ये सारी चीजें क्यों हैं ऐसी। ये प्रॉब्लम इनके पास, उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं है, इनके बच्चे नहीं पढ़ रहे, क्यों ये सब है ऐसे। वो क्यों वाली जो चीज थी वो पूछना शुरू हुआ। पहले ये था कि मुझे पगभर मतलब कमाना है खुद के लिए, अब ये है कि ये क्यों है उसके सवाल के जवाब भी ढूंढने हैं। और मैं ढूंढने के लिए फिर पॉलिटिशियंस के पास भी गई, बहुत सारे गवर्नमेंट अफसर्स को भी मिली जो मुझे बनना था।
और वो सब जब मैं मिली उनको तो मुझे इतनी मतलब उम्मीद नहीं लगी वहाँ से, मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गई बहुत ही, मतलब डिप्रेशन वाला पूरा फेज रहा। यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया, बट वो सारी चीज़ें इतनी, मुझे लगता था कि शायद इन सब का कोई मायने ही नहीं रखता है लाइफ में। और उसी में से एक चीज आई कि क्या करना है, वो फिर ढूंढना। जर्नलिज्म का जब बिल्कुल, कोर्स चल रहा था, हाँ, उसी वक्त की बात है। उसी वक्त में ये 2 साल में चला कि क्या करना है। वो सवाल शायद पूरी लाइफ में नहीं मैंने अपनी आप में मतलब पूछा, वो शायद ये 2 साल में सबसे ज्यादा मैंने अपने आप में पूछा। और उसी में फिर मुझे लगा कि शायद मैं गाँव में जाऊँ, लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको सुनूं और उनके प्रॉब्लम्स को ठीक करने में कहीं पे भी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन दे पाती हूँ तो वो सबसे बढ़िया। और शायद वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, लोगों से बात करना। तो वो बात करना अच्छा लगता था, उसी को लेके मैं आगे क्या करूंगी उसके बारे में फिर मैंने आगे सोचना शुरू किया। आपकी उम्र क्या रहेगी तब? 22 साल, 23 साल। तो उस वक्त घर में कुछ गड़बड़ हो रही थी कि शादी करवा दो इसकी वगैरह कुछ? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखो कि मैंने जब मुझे फेलोशिप मिली, मेरी अगेन मैं बार बार मेरी माँ का रोल देखती हूँ। जब उसने मुझे हॉस्टल में डाला ना, तभी भी मैंने देखा कि उसका फेथ था मेरे ऊपर और उसने बोला कि पूरी दुनिया आपकी है, आपको जो करना है। तो मुझे लगता था, और कभी भी मैं घर वापस गई ना ही मेरी मम्मी ने मुझे क्वेश्चन कि तुम्हारे फ्रेंड्स कौन हैं, तुम ये मत करो, वो मत, ऐसा कोई क्वेश्चन कभी मेरी माँ ने पूछा ही नहीं। और ट्रैवल भी जब मैं रात को करके घर 2 बजे भी पहुंचती तो, और इंटीरियर गांव मतलब 3 जगह बस बदलो, लोकल चक्कर, वो कभी नहीं पूछती थी कि कैसे आए ऐसे। तो वो मुझे लगता था कि मेरे सर पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे वो देखना है। और ये था कि उसके बाद जब शादी वाली चीज शायद वो 12th में थी तब भी आई, उसके बाद कभी नहीं आई। ये था कि मुझे टाइम चाहिए, मैंने माँ को बोला था कि मुझे टाइम चाहिए और मुझे अपने आप में देखना है, मुझे कुछ करना है ऐसे। तो उनका हमेशा से रहा, नहीं तुझे जो अच्छा लगता हो वो करो। जैसे ये शुगर केन वर्कर्स के लिए स्टडी के लिए मैंने अप्लाई किया और मुझे फेलोशिप मिली। मैंने सिर्फ घर पे ये बताया था कि मुझे फेलोशिप मिली और मैं 1.5 महीने के लिए जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो शायद मुझे इतना एलिब्रेट नहीं करना पड़ा। और पेरेंट्स का भी, क्योंकि मैं जैसे 7th स्टैंडर्ड में पापा ने बोल दिया था ना कि अपने आप में आना है, जाना है, तो उसके बाद ये हो गया था कि मुझे कैंप में जाना है। तो मैं बोलती थी कि मैं कैंप में जा रही हूँ, मुझे यहाँ जाना है, कैसे रहूंगी, ये सब इतनी बातें नहीं होती थी। पर पेरेंट्स को ये था कि ये अच्छा विश्वास था। हाँ, विश्वास था। और वो विश्वास हमेशा से जब मैं वापिस आती थी, मैं उनके साथ ये सारी बातें शेयर करती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था। हाँ, वो डरे जब मैं शुगर केन वर्कर्स के पास से वापिस आई और जब मैंने उनको फोटोग्राफ्स दिखाई कि मैं कहाँ रुकी थी ये सब कुछ, तब पहली दफा मेरी माँ ने, मतलब उनको बहुत चिंता हुई। मैंने 3 बुक लिखी और उसमें मैंने वो 2005 से लेके 2011 तक की जर्नी लिखी। तो वो जर्नी 2 बुक्स में मेरी बहन, मेरी माँ, उन सब ने पढ़ी। तो काफ़ी चीज़ें जो उनको उस वक्त पता नहीं थी वो उन्होंने बुक में पढ़ के उनको अभी पता चली 2-3 साल पहले। तो वो बोलते हैं कि मतलब बहुत डेयरिंग किया ऐसे बोलते हैं ऐसे। तो मुझे लगता है कि वो डेयरिंग में उनका रोल बड़ा था कि वो उनका भरोसा था। तो इसीलिए शायद वो प्रॉब्लम माँ पापा से नहीं आई, पर हाँ शादी करने के बाद ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आई कि क्यों करना है ये काम। और ज़्यादातर ये होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, लोगों को लगता है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। जो जैसे सोशल वर्क अच्छी चीज है बोलने में, सबको लगता भी है, पर अगर आप एज अ करियर के हिसाब से उसको चूज करते हो तो सबके दिमाग में वो फर्स्ट चॉइस नहीं होती है किसी की। अभी उनका कोई पता ही नहीं था, तो मुझे भी तो घूमना पड़ेगा जब मैं सब्जेक्ट के तौर पे या फिर मुझे उनके साथ काम करना है, वो मैंने पसंद किया। जैसे शुगर केन वर्कर्स का ये पढ़ा, मतलब 1.5 महीना खत्म हुआ। मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे अफसर को मिली और मैंने पूछा कि इनके इतने सारे इश्यूज है तो उनका सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्या कर रहे हैं आप उनके लिए। उसके बाद लगा कि जर्नलिज्म करूं। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया ज्वाइन किया क्योंकि उस टाइम हम लोग पढ़ते थे और जर्नलिज्म में तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाते थे कि वो पावरफुल एक टूल है और समाज में जो अव्यवस्था है उसके बारे में जोर से आवाज़ लगा के वो बोल सकता है। इसीलिए मैंने जर्नलिज्म में मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया। पर मैंने देखा कि वहाँ पे पेज 3 वाली चीज़ें बहुत चलती है। पेज 3 माने जैसे अहमदाबाद में कोई हीरो हीरोइन
फिल्म का प्रमोशन को लेके आते हैं तो मुझे वो स्टोरी कवर करने के लिए भेजा जाता था। अभी मुझे कोई हीरो हीरोइन में इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं वो चीज़ क्यों करूँ। दूसरा ये होता था कि जैसे एक मुझे बहुत ही याद है, तिबेटियन हर साल अपने यहाँ पे आते हैं तिबेट से। तिबेट मतलब गुजरात में, पूरे भारत में रहते हैं तिबेटियन, जो उनका देश से वो बाहर निकले तभी, और वो ये स्वेटर शॉल वगैरह बेचने का काम करते हैं। तो मुझे एक स्टोरी के लिए भेजा गया कि तिबेटियन मार्केट में इस साल विंटर में कौन कौन सी नई डिज़ाइन उनके स्वेटर्स की आई है ऐसे। और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे था कि स्वेटर की डिज़ाइन के बारे में क्यों लिखना है, मतलब ये तो मैं स्वेटर खरीदने के लिए मार्केट में जाऊंगी, मैं देखूंगी तो मैं अपने हिसाब से उसमें से चूज करके सिलेक्ट कर लूंगी। पूरा मार्केट लगता है, हर सिटी में लगता है और उसको हम तिबेटियन मार्केट बोलते हैं। तो उसकी डिज़ाइन क्या आई नहीं वो मुझे कवर करना था। मैं गई वहाँ पे और फिर लोकल मैंने उनको पूछा कि तिबेट का आपका जो मसला है, आप अपने वतन को, हर कोई याद करता है ना, तिबेट छोड़ के चाहे इंडिया में आए, कोई बंदा इंडिया में ही जन्मा बट अपने कंट्री अपने देश के प्रति उसको प्यार तो होता ही है। तो उनको मैं वो सारी चीज़ें मैंने उनको पूछी कि वो तिबेट को कैसे मिस करते हैं, कैसे वो वहाँ पे वापस जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया से उनकी क्या अपेक्षा है कि तिबेटियन को वापस तिबेट भेजने के लिए वो क्या कर सके। वो सारी चीज़ें करके मैंने पूरा एट लेंथ एक बड़ा सा आर्टिकल लिख दिया और मैंने अपने एडिटर को दे दिया। और लास्ट में लिखा मैंने कि ये तिबेटियन ऐसी ऐसी सिचुएशन के कारण आज गुजरात में, भारत में उनकी वो शरण ले रखे हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए वो स्वेटर और ये वुलन सारे जो कपड़े हैं वो बेचने का काम करते हैं। वो 4 लाइन लास्ट में लिखी, बाकी पूरा प्रॉब्लम लिखा। तो मेरा गए थे स्वेटर के डिजाइन देखने लेकिन आपने पूरा उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन सारे बता दिए। तो एडिटर का रिएक्शन? बहुत गुस्सा, बुलाया मुझे एकदम से और ये क्या लिखा है ऐसे। तो मैंने कहा कि ये तो एकदम मूवी की स्टोरी है एकदम से। और मैंने उनको बोला कि पर बात तो यही है जो जाननी चाहिए। तो बोले कि ये क्या नया है, सब लोग जानते हैं। मैंने कहा जानते हैं पर फिर भी हम तिबेटियनों के बारे में बोलते नहीं है ना। क्या हर हफ्ता आपके आर्टिकल में, आपके न्यूज़पेपर में तिबेटियनों के बारे में आता है? नहीं आता है। तो हमारी फर्ज है हमें इन सब चीजों के बारे में बोलना चाहिए। तो एडिटर अपने साहब को कोई ज्ञान दे तो कैसी बात होती है। तो उसने बोला कि यहाँ पे मैं तुझे ज्ञान बांटने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुझे करना है। तो मुझे लगा कि ये मुझे नहीं करना है ऐसे। तो एक चीज बहुत ही बड़ी जो मेरे लाइफ में, शायद मैं हमेशा माँ का नाम बार बार बोलती रहती हूँ पर उसका बहुत बड़ा रोल रहा मेरी लाइफ में। वो हमेशा एक चीज कहती थी कि कमाना लाइफ में जरूरी है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना वो भी जरूरी है, पर ऐसा काम जो जिसमें अपना मन ना हो, वो काम सिर्फ पैसों के लिए करना वो बहुत गलत चीज है ऐसे। क्योंकि एक टाइम तक वो पैसे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मान लो कि मुझे इनिशियली 1 लाख रुपया की सैलरी मिल रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा काम मतलब એકદમ ગુજરાતીમાં કે તો લય નથી પામતું મન, મારી મમ્મી એવું કહે કે જે કામમાં મન લય નથી પામતું, લય પામવું એટલે તો કેટલું અદ્ભુત છે। माने संगीत के जैसे सुर होते हैं ना, तो सुर नहीं आता है उसमें, वो आप जबरदस्ती कर रहे हो तो 1 साल कर लोगे, 2 साल, 3 साल, उसके बाद से वो लय जो है ना वो मतलब उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और इमीडिएटली ये चीज आ जाएगी क्या कर रही हूँ ऐसे। तो उससे अच्छा है कि आपको 10,000 मिल रहा है या 50,000, वहां पे आप अपनी कैपेसिटी को ढूंढो और वहां पे आप लाख तक कैसे पहुंचो वो देखो आप, पर लय जिसमें अपना मन हो, खुश हो, वैसा काम करो। तो शायद उस वक्त मैंने उस एडिटर को वो आर्टिकल दिया और मैंने कहा थैंक यू सर, मैं कल से ऐसे फेक नहीं दिया, फिल्मी स्टाइल से नहीं किया, पर मैंने कहा कि मैं कल से नहीं आऊंगी। बहुत ही उनको और मैं मतलब लिखने में भी अच्छी थी और बातें निकलवाने में भी अच्छी थी, तो उनको लगता था कि ये तेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो मैंने कहा मुझे नहीं मजा आ रहा है तो मैं नहीं करूंगी। पर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन बहुत आया बिकॉज वो पाँव पे खड़ा रहना, घर से 1 रुपया नहीं लेना। सुखी संपन्न फैमिली है पर अहमदाबाद में रूम रख ली थी, मतलब एक घर रख लिया था और उसका किराया देना, ट्यूशन करवा रही थी मैं, पर उससे मेरा पूरा मतलब खर्चा नहीं निकलता था। और घर से 1 रुपया मांगना माने मुझे तो ये लगता था कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं पैसा नहीं मांग सकती घर से। तो वो सब चीज़ें, प्रेशर भी बहुत आया। और एक टाइम पे तो ये भी हुआ कि अगर मुझे ना मैं मेन स्ट्रीम में कुछ करना चाह रही हूँ, ना मैं अफसर बनना चाहती हूँ, तो मैं करूँगी क्या ऐसे ना वो। और हमारे पास में इतने सारे ऑप्शन उस वक्त दिख नहीं रहे थे ऐसे। फिर एकदम डिप्रेशन वाला फेज,
और बाद में एकदम से ये हुआ कि कुछ नहीं होगा तो गांव में जाके सरपंच बन जाऊंगी पंचायत में सरपंच बन जाऊंगी, और बहुत सारे वहां पे मसले होते हैं तो उसको मैं ठीक करूंगी, पर मन नहीं है वो काम तो नहीं करूंगी ऐसे। और उसी दौरान मैं काफी सारी संस्थाओं में वॉलेंटियर करती थी। तो एक जनपद करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पे मैं डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जाती थी वहां पे। तो वो लोग नॉमेडिक कम्युनिटी को उनके ऊपर रिसर्च का काम शुरू करने जा रहे थे, जो मुझे बता रहे थे जब मैं वहां पे वॉलेंटियर करने के लिए जाती थी, पर उनको कोई मिल नहीं रहा था। तो मैं वहां पे पहुंची और मुझे लगा कि चलो ये लास्ट है, उसको मैं एक्सप्लोर करूं, वरना फिर वो सरपंच वाला पक्का है ऐसे। और फिर वहां पे गई और मैंने कहा कि ये काम मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा नहीं हमारे पास, मतलब सैलरी इतनी हम दे सके वो सब कुछ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो भी दोगे। तो उस वक्त दूसरी संस्थाओं में मुझे काम मिलता था, वो शायद सैलरी 20,000 25,000 था, यहाँ पे मुझे 4,500 रुपया। पर क्योंकि मुझे इसमें चैलेंजिंग लगा, क्योंकि नॉमैड्स माने घुमंतु जातियाँ कहाँ है किसी को पता नहीं है, मुझे लगा कि वाह ये तो कितना बढ़िया काम है, मतलब इनको ढूंढना है तो कितना घूमने को मिलेगा ना ऐसे। और मैं बहुत घुमक्कड़ हूँ ऐसे, मुझे एक जगह पे कोई और मैं मानती हूँ कि लोग जितना हम अपने घर से अपनी पेरिफेरी से बाहर निकल के एक्सप्लोर करेंगे ना, उतनी चीजें हमें ज्यादा सीखने को मिलेगी। सिक्योर एनवायरनमेंट में हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं, तो मुझे ये पसंद था, इसीलिए तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। मतलब किसी को पता ही नहीं है, जैसे मान लो कि मुझे बंजारे को ढूंढना है, मुझे स्नेक चार्मर को ढूंढना है, और उन्होंने दे दिया कि ये 3-4 कम्युनिटी है जिनके साथ काम करना है। अभी काम करना है वो बता दिया, मैंने उनको पूछा कि ये कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात होती है, एक टारगेट फिक्स हो गया पर वो कहाँ पे है वो मुझे पता नहीं, और उनके साथ मुझे काम करना था। पर और फिर मैं गवर्नमेंट ऑफिस में गई और उनको बोला कि ये लोग कहाँ पे है, एड्रेस दो उनका। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई थी, उनके डायरेक्टर थे जो डेवलपिंग कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट के। उन्होंने कहा कि ये बिना पते वाले लोग हैं जिनको तू एक पते पे ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब देखो बात तो सही थी, और मुझे था कि बात सही है, और फिर मैं निकल गई सुबह उठ के। सही में मुझे पता नहीं होता था कि कहाँ जाना है, एक थैला भरा है अपने कंधे पे, और फिर मैं अहमदाबाद में किसी भी जगह पे, मतलब कितनी मजा आती है। मैं मानती हूँ कि अपने कोई डायरेक्शन ही नहीं है, सुबह उठो और आज क्या करना है, तो रूटीन कर लिया और फिर थैला भरा है, बाहर निकले, और फिर लगा कि नहीं आज इस तरफ नहीं जाना है, आज इस तरफ जाएंगे। तो मैं ऐसे ही जाती थी कि इस तरफ जाऊंगी, तो जैसे सानन चौकड़ी है, राधनपुर चौकड़ी, वहां पहुंच जाऊंगी, और वहां पे बस में नहीं, लोकल जो जीप और रिक्शा चलती है शटल वाली, जिसमें 3 की सीट में 5 लोगों को बिठाते हैं जबरदस्त तरीके से ऐसे, तो उसमें बैठना, और फिर चलते जाती है वो जीप। वो बंदा मुझे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, मैंने बोलती थी आपकी जीप कहाँ तक जाती है ऐसे, तो वो बोलता था कि एंड वाला स्टेशन बोलता था कि भाई विरमगाम जाएगी या मोरबी जाएगी। मैंने कहा कि मेरा आएगा ना स्टेशन तो मैं आपको बता दूंगी। और मैं ऐसे ढूंढती रहती थी, और कोई कलरफुल वाले कपड़े पहने हुए वाले लोग मुझे जहाँ पे दिखते थे, मैं उसको बोलती थी कि रुक जा, मुझे उतरना है यहाँ पे, और मैं उतर जाती थी और फिर उन लोगों के पास जाती थी, क्योंकि नॉमैड्स का जो कल्चर है वो कलरफुल है। तो इससे पता था कि ऐसे पहनावे वाले लोग मैं जिनको ढूंढ रही वो लोग हैं, और फिर उनके झोपड़े में बैठ के बातें कर रहा, फिर उनके रिलेटिव। पूछना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं नोमैडिक जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको देखे तो उनको पता चलता था कि ये कोई अलग है, मतलब हमारी जैसी नहीं है, तो उन्होंने आपको कैसे एक्सेप्ट किया कि आपको, मतलब उनके दिल में आपको थोड़ी तो जगह मिली रहेंगी, तो बातें हुई, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे हुआ ये सब। शुरू में बहुत मुश्किल था, और ये था कि उनको भी ये लगता था कि ये कौन है, क्यों हमारे बीच में आ रही है। और नॉमैड्स का जो कल्चर है उस हिसाब से वो इतने खुलते नहीं हैं, और बाहर से एक हमेशा से थ्रेट रहता है, उनको लगता है कि ये हमारी बातें जान लेगी और कुछ हमें प्रॉब्लम करेगी। तो शुरू में बहुत मुश्किल रहा, और उसमें कुछ कम्युनिटी ऐसी थी, मान लो कि एक डफेर करके गुजरात में कम्युनिटी है, तो वो चोरी चपाटी और हाईवे रॉबरी में बहुत ही, मतलब हर रोज न्यूज़पेपर में आपको उनके बारे में देखने को मिलेगा, स्पेशलाइजेशन उनका। तो मैं उन सब के पास जाती थी, वो मिलते ही नहीं थे मुझे। जैसे स्नेक चार्मर, जिसको गुजराती में वादी मदारी बोलते हैं, तो मुझे याद है नॉर्थ गुजरात में बड़ी सेटलमेंट है उनकी, तो मैं उस सेटलमेंट में जब पहुंची और उनकी इंटरेस्टिंग, हम जो लाइफ जीते हैं उससे काफी अलग उनकी लाइफस्टाइल, उनकी कम्युनिटी पंचायत।
तो जब मैं, और कम्युनिटी पंचायत माने वो पंचायत के 5-7 लोग होते हैं, वो पूरे 300 घर को रूल करते हैं, मतलब वो ही चलाते हैं कि किस तरह से हमें अपनी सेटलमेंट को आगे ले जाना है, अपने रूल्स सेट किए होते हैं। तो जैसे मुझे याद है कि कुछ जगह पे ऐसा होता था जब मैं उनके बीच में पहुंचती थी और मैं उनको पूछती थी कि आप पता चल जाता है कि आप फूलवादी कम्युनिटी के हो, आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपको क्या चाहिए गवर्नमेंट से, आपकी मुश्किलें क्या है, तो वो मुझे ये बोलते थे कि मुखिया बताएगा। तो मैंने कहा कि ये तो बेसिक है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, घर नहीं है रहने के लिए, आपके पास आइडेंटिटी, उनके पास कुछ भी आइडेंटिटी उनकी नहीं होती थी, ना वोटर कार्ड है ना राशन कार्ड, तो ये तो कोई भी बता सकता है, तो पर कोई नहीं बताता था। और वो बोलता था कुछ भी पूछो तो वो बोलेंगे मुखिया बताएगा। तो मुझे, जैसे आपको पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उसमें प्रवक्ता होते हैं, है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी में बंदा बोल नहीं सकता, हाँ, उसके फिक्स लोग होते हैं, वो ही मीडिया में आके बात करते हैं ये सब। तो मुझे लगा कि इनके भी प्रवक्ता है वो ही बात करेंगे ऐसे। तो 8-8 घंटे तक मुझे बिठा के रखते थे, और जब मुखिया आएगा उसके बाद वो मुझे क्वेश्चन आंसर पूछेगा कि क्यों आए हो, ये पूछ के आपको क्या करना है, जान के क्या करना है। मैं उनको बताती थी कि आपके भले के लिए मैं कुछ कर सकूं इसलिए मैं पूछ रही हूँ, पर बाद में उसका मन नहीं होता था तो बोल देता था कि हमारे तो बहुत ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है, आप जाओ। अभी मैंने 8 घंटे बैठी हूँ यहाँ पे और आप ये बोल देते हो, और फिर मुझे ये ही व्हीकल पकड़ के वापिस आना, तो बहुत दिक्कतें रही। और मैं मानती हूँ उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि पूरी सोसाइटी ने उनको उस नजरिए से देखा है इसीलिए। पर एक दफा उन्होंने प्यार करना शुरू किया, भरोसा करना शुरू किया। वो कैसे हुआ, वो जरा बताइए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है ना। और एक चीज इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि एक लैंग्वेज, भाषा जो है वो अलग अलग रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें कुछ आपको दिक्कत आई कि उनसे बातें करते हुए, क्योंकि उनकी भी हर एक कम्युनिटी की अपनी अपनी लैंग्वेज, उनकी डायलेक्ट रहेगी, तो उससे तो ऑब्वियसली पता चलता रहेगा कि आप अलग है। बिल्कुल। और कपड़े से भी, जो भी आप कपड़े पहनते हैं उनसे भी। भाषा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गुजराती सब जानते थे, इंटरनल लैंग्वेज उनकी, हाँ, उनको मेरे लिए कुछ बोलना है तो वो अंदर अंदर अपनी लैंग्वेज के बारे में उसमें बोलेंगे, पर बाकी गुजराती सब समझते, तो इसीलिए वो दिक्कत नहीं आई। और दूसरा ये हुआ कि ये शुरू में भरोसा नहीं किया, तो ज्यादातर ये होता है ना कि हम छोड़ देते हैं कि भाई नहीं, अब ये मेरे से नहीं होगा, ये सब। मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगा, क्योंकि पूरे गुजरात में अगर हम बात करें तो ये नॉमेडिक कम्युनिटी की पॉपुलेशन करीब 50 लाख से ज्यादा है, पर ये पूरा तबका जो था ना नॉमेड्स वाला, वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वो छूट गया था। अच्छा। और प्रॉब्लम ये था कि जैसे मान लो कि मेरा नाम मित्तल है, पर मित्तल है वो आप सब जानते हैं क्योंकि आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। पर कोई फर्दर बंदा, मान लो कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, मैं स्टेशन जा रही हूँ और कहीं पे मुझे खड़ा कर दिया, मैं व्हीकल चला रही हूँ और कहीं पे मुझे खड़ा कर दिया और बोला कि आप कौन हो, तो मैं बोलूंगी कि मैं मित्तल हूँ। उसके बाद इमीडिएटली क्या मांगा जाता है? आईडी कार्ड, वोटर कार्ड दो, आपने गले में जो पहना है आपका स्कूल का, या कुछ भी दो। ऐसे ये लोग ऐसे थे कि जिनके पास ये सारी चीजें थी ही नहीं। जैसे आप बोल, मैं जब उनके बीच में घूमती थी, मैं उनको पूछती थी कि आपको क्या चाहिए, एकदम मिनिमल मतलब सामान उनके पास रहता था। जब मैं पूछती थी कि क्या चाहिए, तो किसी ने गाड़ी नहीं मांगी, किसी ने बंगला नहीं मांगा, घर भी नहीं मांगा, सबने एक चीज मांगी कि हमें हमारा फोटो वाला कार्ड दो। और ये शायद बहुत बड़ी बात थी, और फोटो वाला आइडेंटिटी। और रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि मित्तल के पास फोटो वाला कार्ड नहीं था। तो मैं जिस एरिया में, मान लो कि मैं रामोल के एरिया में रहती हूँ और वहां आसपास में कहीं पे भी चोरी होती है, तो इमीडिएटली पुलिस सबसे पहले इनके दंगे में पहुंच जाएगी और सामान को देखना, जितने भी जेंट्स साथ में उसको पकड़ के ले जाना, क्योंकि पीछे कोई पूछने वाला नहीं था। और मेरे नाम पे गुना बनेगा, पर मित्तल नहीं, शीतल के नाम पे बनेगा। ठीक है, तो मित्तल कैसे प्रूव करेगी कि मैं मित्तल हूं, मैं शीतल नहीं? मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो जब मैं उनके पास जाके उनको पूछती थी कि क्या चाहिए, तो सबका ये था कि फोटो वाला कार्ड। और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, कोई पॉलिसी भी नहीं थी। आप मानो कि आपका कार्ड बनवाना है, जब आप 18 साल के होंगे तो आपका भी वोटर आईडी कार्ड बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, है, आपके फादर मदर जो है उनका राशन कार्ड, या गांव में रहते वो सारे प्रूफ होंगे जो उसके साथ जुड़े जाएंगे। पर ये ऐसे लोग थे जो घूमते थे, बच्चे कहीं पे भी जन्म लेते थे। जब मैं उनके फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठती थी और मैं पूछती थी कि आपका बच्चा कितने साल का है, तो उनको एज के साथ भी कोई लेना देना नहीं होता था। 80 साल की जो औरत होती थी वो बोले थया से 30-35,
अभी 80 साल और 30-35 एज, कितना डिफरेंस है। उनको पूछते थे कि कहाँ बर्थ हुआ, तो बोलते कि एकदम गुजरातीમાં એવું કે આખી ભૂમકા માથે અમે તો ગમે ત્યાં જન્મ્યા હોઈએ, माने पूरी पृथ्वी धरती हमारी, हम कहीं पे भी जन्मे हैं। अच्छा। अभी कोई एक जगह भी नहीं है उनकी, तो बहुत मुश्किल थी। और उसके लिए फिर गवर्नमेंट के साथ काफी संघर्ष। मैं मानती हूँ कि वो सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से सरकार के सामने रिप्रेजेंट किया, और उस वक्त किसी को सुनना नहीं था। हमारे यहाँ पे आप देखिए, आपके गांव में कोई मसला है तो उस मसले को लोकल पॉलिटिशियन, पंचायत, सरपंच देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसको ये लालच होती है कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होगा तो ये मुझे वोट करेंगे, ये होता है ना। पर जिनके पास वोटर ही नहीं है, वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, उसके बारे में कोई क्यों सोचेगा? तो कोई सोच नहीं रहा था। पर लकीली हर जगह पे कोई अच्छा बंदा होता है। तो मिस्टर विनोद बब्बर, गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मैं मानती हूँ कि अफसर बनने के बाद अफसर कैसे होने चाहिए, वो शायद मैं विनोद बब्बर को मिली होती तो मैं अफसर बनती, पर शायद यूपीएससी देके, पर विनोद बब्बर मुझे नहीं मिले उस वक्त। मैं जिनको मिली उससे मैं डिमोरलाइज हो गई और मुझे लगा कि ये नहीं करना है। पर विनोद बब्बर ने पूरे भारत के नॉमैड्स के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में हमने जब बात रखी, तब उन्होंने वहाँ पे सेंट्रल में बात रखी, और फिर पूरी पॉलिसी पूरे भारत के घुमंतु नहीं पर बिना घर वाले लोगों को वोटर आईडी और बिना आइडेंटिटी वाले लोगों को आइडेंटिटी मिले, इसलिए उन्होंने पॉलिसी बनवाई वहाँ पे। पर बड़ी मजेदार बात ये थी कि जब वोटर आईडी कार्ड के मैं फॉर्म भर रही थी, और एक डीसा नॉर्थ गुजरात का एक छोटा सा सिटी है, तो वहां पे एक सरानिया जो छुरी चाकू की धार निकालते हैं, उस कम्युनिटी का बड़ा पड़ाव था। तो वो लोग हर बार फोन करके भी कब मिलेगा फोटो वाला कार्ड, तो जब उनको मिल गया वैसा मुझे पता चला, तो मैंने वहां पे फोन किया उनको और कहा, भाईलाल भाई करके उनका लीडर था, कि भाईलाल भाई अब तो आपको ये वोटर आईडी कार्ड मिल गया, अब कैसा लग रहा है आप सबको? मतलब मैं देखती थी कि वो डेस्परेटली जो बरसों से उनकी चाह थी वो खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम चल के रनुजा जा रहे हैं। अभी रनुजा माने राजस्थान का एक भगवान का बड़ा सा मंदिर, और वो शायद डीसा से 300 किलोमीटर होता है। और हमारे यहाँ पे भगवान या माता जी के यहाँ पे पैदल चल के बहुत सारे लोग जाते हैं, पर पर्टिकुलर सीजन होती है। जैसे अंबाजी जाना होता है तो भादरवी पूनम, शंखलपुर या बेचराजी में तो वो हम लोग आसो और चैत्री पूनम, ये रामदेव पीर के दर्शन का कोई महीना नहीं था। तो मैंने कहा कि अभी क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमने भगवान की मन्नत रखी थी कि जब हमें वोटर आईडी का फोटो वाला कार्ड मिल जाएगा तो हम चल के वहां पे आएंगे। कभी सोचा था? हम कभी भी सोच सकते कोई ऐसी मन्नत रखता है? रेशन कार्ड के लिए कोई मन्नत रख सकता है, पर थी ऐसी मन्नतें। और मैं मानती हूँ कि बहुत चैलेंजिंग भी रहा सरकार के सामने ये काम, इतना इजी नहीं था। मैं सुबह अंशु से बात कर रही थी और मैंने उसको बोला कि अगर ये काम बहुत कुछ आज आके गुजरात में देखेंगे, भारत में भी बहुत कुछ किया, पर इनिशियल अगर कोई मुझे पूछता है कि आपकी लाइफ में से कौन सा पार्ट आपको निकाल देना है, तो मैंने उसको बोला कि वो 2005 से लेकर 2011 का जो पीरियड है ना, अगर कंप्यूटर के हिसाब से जो डिलीट वाला बटन होता तो मैं उसको डिलीट कर देती। हालांकि वही संघर्ष से मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, बट फिर भी इतना पेनफुल था। तो ये सफल होना या कुछ भी करना वो इतना ईजी नहीं होता है एज एक औरत के हिसाब से। अभी मैं शायद मेरी शादी वाली बात पे भी आऊं, शादी के पहले और बहुत इस इंटरेस्टिंग चीज आप जो बता रहे हैं, अभी इतने अच्छी तरह से आपने समझाया कि नोमैडिक कम्युनिटी को आइडेंटिटी कार्ड दिया जा रहा है, कैसे दिया जाता है। मतलब सरकार के सामने भी बहुत सारी कठिनाइयां रहेंगी, कोई भी कह सकता है कि मैं हूँ, मुश्किल तो कैसे मतलब उसे हमने ये किया कि जैसे गवर्नमेंट में विनोद बब्बर गुजरात में मैंने पहली दफा उनके सामने बात रखी, और देखो कि एक बात ये भी आती है कि यंगस्टर्स काम नहीं करते, मतलब उनको ये सोशल वर्क या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। ये सारी चीज़ें सोसाइटी में बारी बारी बोली जाती है। जब मैं 22-23 साल की लड़की गवर्नमेंट में जाके इनके प्रॉब्लम्स के बारे में बोल रही हूँ, तब कोई भरोसा नहीं करता था। उनको था कि ये फितूर है ऐसा और बोल रही है। पर ये विनोद बब्बर में मैंने छोड़ा नहीं, मैं बार बार उनके यहाँ पे गई और मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट की। वो मानने को रेडी नहीं थे कि भाई ऐसे कोई लोग होंगे जिनके पास सही मायने में ये नहीं है। मैंने उनको कहा कि एक दफा आप हमारे साथ चलिए, आप देखिए।
पर उन्होंने फिर उनको लगा कि इतना डेडिकेटेडली बोल रही है तो सही मायने में होगा, और उन्होंने इमीडिएटली ये कहा कि पर कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। मानो एक बंदे का मैं वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म भर रही हूँ, पर वो उस गांव से बिलोंग करता है, वो कैसे करे? और दूसरा ये भी था कि ये घूमते थे। अभी मुझे उनकी कोई एक गांव तो चाहिए, रोमिंग रेशन कार्ड हो सकता है पर रोमिंग वोटर आईडी कार्ड तो नहीं होगा। तो जो उनकी मॉनसून सेटलमेंट होती थी, जो मॉनसून में वो लोग कोई एक जगह पे ही रुक जाते थे, तो उसको हमने परमानेंट सेटलमेंट किया और उसी सेटलमेंट का फॉर्म हमने भरने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि आप पंचायत को बोलो कि आप लिख के दो, उसी आधार पे हम वोटर आईडी कार्ड इश्यू करेंगे। पर दिक्कत आई, सोसाइटी जैसे नॉमेड्स वहां पे मॉनसून में आके रुकते थे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर जैसे ही वहां का एक एड्रेस, मतलब एड्रेस बनना माने उस बंदा उस गांव का हो गया और हक मांग रहे तो उनको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, आप यहाँ के नहीं हो, आप निकलो यहाँ से। तो वो कुछ मतलब कारगर नहीं रहा और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी उस टाइम। तो बब्बर सर ने कहा कि ठीक है, आप लिख के दे दो कि मैं इनको जानता हूँ। तो करीब उस वक्त हमारी संस्था वंस्था कुछ नहीं था, मैं बस उनके बीच में घूम रही थी और मैंने लिख के, हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया VSSM करके, विचरता समुदाय समर्थन मंच, और उसी का एक लेटर हेड पे मैं लिख के देती थी कि इस गांव में 25 लोग हैं, इस उम्र के हैं, इनके फॉर्म मैं यहाँ पे फिलअप करा रही हूँ, आप उनको वोटर। तो ऐसे करके उन्होंने वोटर जिम्मेदारी पे 2007-8 में मैंने 20,000 ऐसे वोटर आईडी कार्ड निकलवाए। पर मुद्दा ये था कि मित्तल कितने को जानती है, इनकी तादाद बहुत बड़ी है। तो ये बात आई कि आप पॉलिसी लेवल पे बात करो। फिर उन्होंने पॉलिसी लेवल पे बात की और 2008-9 में नेशनल लेवल पे ये पॉलिसी बनी कि कोई भी बंदा फुटपाथ पे भी सो रहा है और उसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और वो अप्लाई करता है, तो बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो हर स्कूल में होता है, BLO जिनको बोलते हैं, आपके टीचर्स में से भी काफी सारे हो सकते हैं, तो उनको वो जिम्मेवारी दी जाती है कि वो जाके रात के टाइम में वो एड्रेस जो लिखा होता है, वहां दिन में नहीं, आप रात में जाके चेक करो और वहां पे वो बंदा सो रहा है तो उसी आधार पे आप उसको वोटर आईडी कार्ड इश्यू करो। तो ऐसे करके वोटर आईडी कार्ड निकलवा उनका शुरू हुआ। आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि गुजरात में आज 98% लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है और वो कार्ड आ जाने के बाद पॉलिटिकली वो बहुत पावरफुल भी बने ऐसे। तो काफी सारी मतलब, और 2019 में एक कैंपेन की मैं बात करूंगी। ये जो वोटर आईडी, हर काम में एक स्ट्रेटेजी होती है, अगर बिना स्ट्रेटेजी के हम कोई काम करते हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे मैंने मेरी बात की कि जब छोटी थी, स्कूल में आई, कॉलेज में आई, तो मैं ऐसे मतलब जहां जो कुछ भी आया मैं करती गई। पर जब एक विजन अपने आप में क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी अपने आप में बननी शुरू हो जानी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी के कोई काम में आप आगे जाते हो तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर वो शायद बहुत लंबा समय भी लगेगा। हमें डेडिकेटेडली सोचना है, जैसे अर्जुन की वो पक्षी की उसको आंख दिखती थी, उसी हिसाब से। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि जब तक इनके वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब तक ये वॉइसलेस है। अगर उनको पावर में लाना है तो इनको वोटर आईडी कार्ड देना है। और जब आई थिंक ब्लाइंडली हमने वोटर आईडी कार्ड के लिए काम किया और 2017 जब गुजरात में स्टेट इलेक्शन आए, उसी वक्त हमने कैंपेन किया, हम भी है ऐसे, अमे पण छिए, कुछ भी नहीं, बड़े होर्डिंग्स लगा के हम भी है। तो सबको लगा कि हम भी है, ये क्या है ऐसे ना, तो पूछना शुरू किया। और फिर पालनपुर में हमने बड़ा सा सम्मेलन किया, करीब 50,000 लोग वहां पे इकट्ठा हुए और एक ही नारा, हम भी है ऐसे। तो सब हिल गए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक कॉज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। जीत के आने के बाद उन्होंने उसके लिए काम भी उन्होंने शुरू किया। तो ये रणनीति होती है। और आप देखो कि उसके बाद इमीडिएटली वो चीजें बोलना शुरू किया कि नॉमैड्स है, उनके ये प्रॉब्लम है। तो 2019 में अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका फोन आता है और उन्होंने बोला कि गुजरात में आपने जो नॉमेडिक कम्युनिटी के लिए काम किया है, पूरे भारत के नॉमेड्स के लिए क्या कर सकते हैं, वो आप हमें बताओ ऐसे। अभी आप देखो कि एक गांव में पढ़ने वाली लड़की जिसका कोई विजन नहीं था, कोई मिशन नहीं था, एक टाइम पे बस जा रही थी, पर जब मिशन मिला तो फिर लग गई। छोड़ भी सकते थे, जो मैंने डिलीट वाला पीरियड बोला, तो वो पीरियड शायद डिलीट वाला में पेन बहुत था। मतलब कोई भी काम मैं इमीडिएटली ये शुरू करती हूँ, घूमना, ट्रैवल करना, पैसे भी नहीं होना, बहुत सारा मसला, और ऐसे में अपने आप को चलाना, तो छोड़ भी दे सकता है ना। और किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था कि नॉमेड्स के लिए आप काम करो, किसी ने नहीं किया था, पर मेरे अंदर में ये था
कि ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे ये ठीक करना है ऐसे। तो ये ठीक करने में मैं जैसे लगी, और थोड़ा ये भी है कि मैं अगर कुदरत के हिसाब से सोचूं तो परीक्षा भी हमारी होती है। जैसे मैं बोलती हूँ कि कुम्हार जो मटका बनाता है ना, जैसे, और वो कच्चा घड़ा बनेगा, अगर इमीडिएटली आप उसमें पानी डालोगे तो घड़े का क्या होगा, टूट जाएगा ना। पर ये घड़ा अगर मतलब आग में पकेगा और उसके बाद उसमें पानी डालोगे तो सालों साल तक पानी भरा रहेगा। तो मैं मानती हूँ कि कोई भी काम हम अगर पसंद करते हैं तो ये कच्चे घड़े से लेके पक्के घड़े तक की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का समय हमें देना होता है। उसमें बहुत सारा सामने बहुत सारी चीजें आती है, पेरेंट्स भी आएंगे, भाई बहन भी आएंगे, सोसाइटी भी है, सब आएंगे, पर उन सबके सामने हमारा लक्ष्य अगर अटल है तो हमें उसमें टिकना है। तो वो टिकी इसलिए 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया और उन्होंने कहा कि सजेशन दो, और पूरा 30 पेज का एक सजेशन बना के वहां पे दिया, और उसी आधार पे पूरे भारत के इतिहास में, मतलब आजादी के 75 ईयर्स हमने कंप्लीट किए, तब तक नॉमेड्स के लिए देश में कुछ भी नहीं था, सिंगल रुपये का बजट नहीं था। वो फर्स्ट टाइम वहां पे वेलफेयर बोर्ड बना नेशनल लेवल पे 2019 में। मुझे डायरेक्टर के तौर पे वहां पे लिया भी गया, क्योंकि उनका मानना था कि पूरे देश में कोई नहीं है ऐसा जिनको इतने इनके बारे में पता है, तो आप बैठो, आप पॉलिसी मेकिंग में आओ। और हमने पॉलिसी मेकिंग का काम भी किया, एक छोटा सा बजट पर पहली दफा इस कम्युनिटी के लिए अलॉट भी हुआ। तो लक्ष्य, हम क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीजें। और कई बार ये होता है ना कि आप देखिए कि हमें लगता है कि हमें कौन देख रहा है, पर मैं मानती हूँ कि कोई ना कोई है जो हमें देख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारी जरूरत जहाँ पे लगती है वहां पे हमें इमीडिएटली उठा के ले जाते हैं ऐसे। तो ये हो पाया एक्चुअली। आपने मैरिज का जिक्र किया बीच में, और शायद इस कम्युनिटी से जब आप गुजर रही हो तो बहुत सारी चीजें देखी रहेगी। स्पेशली इस नोमैडिक कम्युनिटी में मैरिजेस किए जाते हैं, और उनके मैरिज स्टाइल और आपकी मैरिज कुछ तो हुआ रहेगा, उसके बारे में बताइए। मेरी हाँ, ये जैसे जर्नी शुरू हुई पेरेंट्स के हिसाब से, मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगी खास करके आप सबको कि हमेशा कोई भी फील्ड हम चूज करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सबके लिए बहुत इजी होता है। और वैसे जैसे ये थोड़ा ऑफबीट आपने बोला ना, असामान्य, तो ये ऐसा मैं मानती हूँ कि जिनके सर पे धुनकी होती है ना, तो वो ही लोग ये सब में टिक पाते हैं। तो जैसे ये पेरेंट्स ने कभी नहीं पूछा कि ये क्यों कर रही हो, सब सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब तुझे अच्छा लगे वो कर ऐसे। मैं हमेशा इस चीज में मानती हूँ कि जब कोई बंदा गुस्से में हो ना, उसी टाइम पे उसके सामने कोई आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि जब इंसान, मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ, जो वो जब बहुत गुस्से में होती है तो वो देखती है कि आप हंस रहे हो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं उसको बोलती हूँ कि अभी 2 सींग दिख रहे हैं मुझे तेरे सर पे, तू गुस्सा है ना इतना, तो जब 2 सींग दिख रहे हैं माने राक्षस है तेरे अंदर। अभी मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो जब तू शांत हो जाएगी उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो ये मेरी अच्छी स्ट्रैटेजी उसी टाइम में डेवलप हुई और मुझे बहुत काम आई एक्चुअली। जब गुस्से में होते हैं तब कम्युनिकेशन नहीं होता है, झगड़ा होता है, और झगड़े में कभी सॉल्यूशन नहीं आता है, हम थक के रुक जाते हैं। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो मैं वो कम्युनिकेशन का लेवल आए उसके लिए मैं वेट करती थी, और ऐसे करते धीरे धीरे करके कम्युनिकेट करती गई, और ग्रेजुअली आई थिंक 2011 ऐसा आया कि वो फुल्ली मेरे साथ मतलब अग्री हुए, मुझे काम में सपोर्ट करने लगे। और अभी देखो उनका 20 साल गवर्नमेंट जॉब का, वो क्लास 1 ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका 20 साल कंप्लीट हुआ जॉब का, तो उन्होंने VRS लिया और मेरे साथ जुड़ गए अभी। क्या बात है। तो ये हर एक रिलेशनशिप में एक टाइम देना होता है, अपने जो मिशन को लेके हमें काम करना होता है। तो मैंने गिव अप कर दिया होता तो, और ज्यादातर होता है इमोशनली हम सबको, लड़कियां जो होती है या हम सबको, सब, मैं मेल फीमेल की बात नहीं करती, पर इमोशनली हम सबको कोई चीज अगर हम हटके या कुछ अलग करना चाहते हैं तो इमीडिएटली आता है कि मत करो, इससे ये होता है, प्लीज, हाँ, फैमिली में डिस्टर्ब होता है, ऐसा कुछ भी होता है। और हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली वही सब चीजों को मान के इमीडिएटली छोड़ देते हैं। पर मैं मानती हूँ कि अगर हमारा लॉजिक और हम जो मानते हैं वो सही है तो हमें पकड़ के रहना है और डायलॉग करना है। हमारे पेरेंट्स मना करें, जैसे आपने शादियों की बात की, नॉमेडिक कम्युनिटी की शादियां बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और जैसे 5000 रुपीज में आज भी उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। कुछ चीजें उनकी बहुत ही, मतलब कम्युनिटी पंचायत का रोल भी बहुत अच्छा होता है, पर
आज भी वहाँ पे भी जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें वहाँ पे, तो इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि औरतें ये कर सकती है, जेंट्स ये कर सकते। हालांकि वहाँ पे घर की धुरा जो होती है वो कुछ कम्युनिटी में औरतें ही संभालती है। जैसे एक कांगसिया करके कम्युनिटी है, वहाँ पे वो आप लोगों ने देखा होगा कि बस स्टैंड पे जो बोरिया बक्कल वगैरह वो एक पूरा एक बिछा के बैठ के जो बेचती है, वो कांगसिया कम्युनिटी। वहाँ पे औरतें इतनी पावरफुल है कि पूरा बिजनेस वो संभालती है, घर पूरा हैंडल करती है, और जेंट्स जो है वो पीछे से उसको सपोर्ट करते हैं। पर वहाँ पे माँ जो है वो लड़की को 12-13 साल की होगी तो इमीडिएटली वो उसको बिजनेस सिखाती है। और उसका रीजन ये है कि अगर मेरी बेटी ये काम उसको बिजनेस आता होगा तो कहीं पे भी कुछ भी सिचुएशन में वो सरवाइव कर लेंगी ऐसे। तो ये चीजें वहाँ पे बहुत अच्छी है। पर कुछ चीजों में ये जैसे पढ़ाई की बात करें, हमारी हॉस्टल चलती है, आप सब गुजरात में हैं तो मैं इनवाइट भी करूंगी, आप एक दफ़ा फुल फ्लेज्ड हमारा शुरू हो जाए। गांधीनगर के पास में पानसर करके एक विलेज है, तो जैसे हॉस्टल में बच्चियाँ पढ़ती है उनमें ये चीज़ आती है कि इमीडिएटली 7-8 स्टैंडर्ड तक 9 स्टैंडर्ड तक बहुत प्रॉब्लम नहीं आता है। पची जैसे ही वो फिर 10th में आती है तो इमीडिएटली आ जाता है कि उसकी एंगेजमेंट करनी है, शादी करनी है। बच्चियाँ जब घर जाती है तो इमीडिएटली ये आता है कि दीदी घर जाने से भी डरती है कि हम जाएंगे तो हमारा फिक्स कर देंगे ये सब। तो ये मसला रहता है ये कम्युनिटी में। जैसे फूलवादी करके कम्युनिटी है तो उनका तो पूरा रूल है कि बच्ची जो है 5 स्टैंडर्ड से आगे नहीं पढ़नी चाहिए और लड़का जो है वो 8 स्टैंडर्ड से आगे नहीं पढ़ना चाहिए। तो बहुत ही अभी अगर पिछड़े समाज की हम बात करें तो अभी काफ़ी पीछे है ये समाज। बहुत कुछ वहाँ पे उनके लिए हमें करना है। वो मैं जर्नी आगे जैसे आप कहेंगे उस हिसाब से काफ़ी अलग अलग काम जो हमने किए, उसमें जैसे ये हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं जिसमें उनको वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, उनके लिए पॉलिसीज़ बने, वो काम किया वो। उसके अलावा मुझे 2 चीज़ें 2007-8 में ही ऐसी लगी कि ये इतने पिछड़े क्यों है, क्यों वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, क्यों उनके अधिकार के लिए वो जाके बात नहीं करते, क्यों वोटर आईडी कार्ड मिले उसके लिए कोई मित्तल को आके बात करनी पड़ी, वो खुद भी तो बोल सकते थे ना। तो उसमें मुझे लगा कि शायद एजुकेशन नहीं है। और दूसरी चीज लगी वो आर्थिक सद्धरता। पर सबसे पहला एजुकेशन, जैसे हम बोलते हैं कि शिक्षण जो है ना वो पारस मनी जैसा है। पारस मनी का रोल पता है ना आपको? हम बोलते हैं कि लोखंड ने अड़ी जाए ना तो ये सोनू बनी जाए। तो शिक्षण जेने टच करी जाए ने એ માણસની જિંદગી પછી એને અમારા કોઈ જીવવાની જરૂર ન પડે એમ, એની આખી લાઈફ અને એની પેઢી બદલાઈ જાય। तो मुझे लगा कि एजुकेशन जो है ना वो मस्ट, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने उनकी सेटलमेंट में स्कूल वगैरह शुरू किया। इनिशियली हॉस्टल में बच्चों को डाला पर बहुत दिक्कतें आई। फिर भी अभी तक आपने जो भी बताया हमें उसमें मित्तल थी। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी बनी? 2010 में मतलब ये सारा हमने एजुकेशन का काम भी शुरू किया, ह्यूमन राइट्स का काम भी शुरू किया। मैं थी और मेरे साथ फिर वॉलंटियर कम्युनिटी के थोड़े बहुत लोग जुड़ते गए। और फिर गवर्नमेंट में जैसे मैं लिख के देती थी ना, कुछ भी प्रॉब्लम है कि भाई इनको रहने के लिए प्लॉट नहीं है, इनके बच्चों को आप एडमिशन दो, तो मैं ये VSSM का लेटर हेड यूज करती थी, विचरता समुदाय, जो रजिस्टर्ड NGO नहीं था पर मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था। फिर ये जो विनोद बब्बर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, फिर एक RM पटेल करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सामाजिक न्यायाधिकारिता के, उन्होंने मुझे कहा कि एक अगर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है तो आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप काम करो तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। और मुझे था कि पैसे ये सारी चीज़ें भी तो चाहिए होगी, पर उन्होंने कहा एक दफ़ा आप करो, तो उन्होंने हौसला दिया। और 2010 में फिर हमने VSSM को रजिस्टर किया। उसके बाद 6 लोगों की टीम हमारी उसमें जुड़ी और धीरे धीरे करके टीम काफ़ी बढ़ी। आज हमारे 125 लोग हम अब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। वॉलंटियर्स नहीं, पेड है सारे कार्यकर्ता, पर मैं मानती हूँ कि उनके घर भी चलने चाहिए और जो डेडिकेटेडली काम करते हैं उनको अच्छी सैलरी मिले तो वो अच्छा सा काम कर सकता है। तो आपने कुछ वक्त पहले वॉलंटियर का भी जिक्र किया और मैं भी वॉलंटियरिंग के बारे में बात कर रहा था। शायद उन्हें कुछ वॉलंटियर क्या होता है शायद एक अपनी तरफ से, अपने अंदाज से बताइए। बिल्कुल, जैसे मैं भी पढ़ रही थी उसी दौरान मुझे लगा कि मेरी भी एक जिम्मेवारी है सोसाइटी के प्रति, या फिर मुझे लगे कि कोई अच्छा काम में मैं अपना कंट्रीब्यूशन, हर कोई
के पास पैसा हो वैसा पैसे से भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पर कोई अपना समय का दान भी कर सकता है। मान लो कि हमारी जैसे टेंट स्कूल चलती है, फिर हमारी हॉस्टल चलती है, तो वहाँ पे बहुत सारे आपके जैसे मतलब 10th में पढ़ते बच्चे, इवन कॉलेज में पढ़ते बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं और कोई एक क्लास का कोई एक सब्जेक्ट को लेके बच्चों को पढ़ाते हैं। वो हफ्ते का 4 घंटा वॉलंटियर करते हैं या 5 घंटा वॉलंटियर करते हैं, तो वो आके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को। ऐसा ये होता है कि फील्ड में जाके उनको लगता है कि हम जाके अवेयरनेस का कुछ काम करना है, जैसे सफाई का कोई कैंपेन चला या फिर किस गांव में गए और कोई एक बस्ती है जहाँ पे बहुत गंदगी है, तो वहाँ पे जाते खुद भी सफाई करते हैं और लोगों को भी समझाते हैं कि किस तरह से हम ये सारे काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड के फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हम पढ़े लिखे लोग हैं और जिस बस्तियाँ में हम जाते हैं वहाँ पे हमें इतने लोग पढ़े लिखे कोई नहीं मिलता है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे साथ वो फॉर्म फिलअप करने के लिए, वरना इतने सारे लोगों के वोटर ID कार्ड बनाना 5-6 लोग तो नहीं कर पाते। तो समय का अनुदान जो होता है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि ये बात है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ, फरियाद करनी है हम लोगों को, कंप्लेन तो हम ढेरों कर सकते हैं, पर जैसे मैं मानती हूँ कि मैं इनके बीच में, ये कम्युनिटी के बीच में जाने के बाद मैंने अपने आप में ऑलवेज मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इतना कुछ दिया है आपको। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप नवोदय में पढ़ने के लिए आ पाए, पर यहाँ पे ऐसे है जिनको कुछ भी पता नहीं है, मतलब आज का खाना मिल गया तो मुझे कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं है। तो सोसाइटी के प्रति अपना एक कंट्रीब्यूशन, वो चाहे पेड़ लगाने में भी अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वाटर रिचार्ज की बात भी हम अगर पढ़ाए, आपके स्कूल में आप जो सिलेबस पढ़ते हो ना बढ़िया है, मतलब इतने सारे लोगों ने बहुत सी मेहनत के बाद आपकी टेक्स्ट बुक बनाई है। अगर वो टेक्स्ट बुक आप गीता के जैसे, मैं नहीं मानती कि कोई धर्म ग्रंथ अगर आप पढ़ पाए तो ठीक है, पर अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका जैसे नागरिक शास्त्र या फिर आप जो आपकी टेक्स्ट बुक सही ढंग से आपने पढ़ ली और उसी में ही सारे प्रॉब्लम्स लिखे हैं। मैं मेरे गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे गांव में क्या प्रॉब्लम है, आप जैसे वैकेशन में गांव में जाते हैं तो आप देखते हैं कि गांव में पक्की सड़कें नहीं है, गांव में शायद पीने का पानी नहीं आ रहा है, गांव में आज इतनी हीट वेव, पूरा गुजरात आप देख रहे हो, शायद इतने सालों में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी, इतनी गर्मी हमें ये इस साल देखने को मिल रही है। तो ये सारे जो मसले हैं उन सबका समाधान हम पढ़ रहे हैं कि वाटर रिचार्ज करेंगे तो पानी जो नीचे जा रहा है उसको हम अप ला सकते हैं, ट्रीज हम लगाने हैं। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, आपको चांस मिल गया, पर आपके आसपास में कितने सारे बच्चे होंगे जो माँ बाप पढ़ाते नहीं, आपकी सहेलियां होंगी, आपकी फ्रेंड्स होगी जिनमें से काफी की एंगेजमेंट भी हो गई होगी, शायद शादी की भी बात चल रही होगी, तो वहां पे हम जाके अपने ढंग से अपनी बात, मतलब हमें जो लगता है, हमने जो दुनिया देखी है वो बात हम अगर उनके पास जाके करें तो वो भी वॉलंटियर है। तो ये सेवा मतलब पैसों से ही वो जरूरी नहीं है। हम अपने मैं शुरू में बातें करके ही सेवा करती थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं सरकार के पास इनके प्रॉब्लम्स को लेके जाती थी, तो मेरे पास वो समझ थी, तो वो समझ को लेके मैं इनके पास जाती थी और मैं बोलती थी कि नॉमैड्स के पास ये सारी चीजें क्यों नहीं है, ये होना चाहिए ऐसे। तो शायद मैं बहुत बड़ी नहीं थी, आपके 7-8 साल आपसे बड़ी थी, और वो सारी चीजें लेके मैं कलेक्टर को मिलती थी, मैं मिनिस्टर को मिलती थी, मैं पॉलिटिशियंस को भी मिलती थी, बहुत सारे लोगों को। तो ये वॉलंटियर जो हम कर सकते हैं एक्चुअली। तो जर्नलिज्म से आपका बिल्कुल टूट गया। हाँ, और कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये हुआ कि हाँ, मैंने जर्नलिज्म किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो जैसे ये पूरा काम जैसे होता गया, तो 2017 में कुछ न्यूज़पेपर गुजरात के थे, उन्होंने मुझे कॉलम, मतलब ये जो आपने काम किया उसकी जर्नी आप लिखो, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन का भी बड़ा महत्व है। तो मुझे था, पर एक बात देखो कि जैसे ये मैं बात कर रही हूँ तो पेन की भी बात है, थोड़ी सक्सेस की भी बात है, और जो मैं अगर न्यूज़ स्टोरी में भी लिखूंगी तो मुझे लगा कि इसमें ज्यादातर गांव की बात होगी, दुख की बात होगी, ये कौन पढ़ेगा, ऐसा मुझे उस वक्त लगा था। पर सही मायने में मेरी कॉलम सौराष्ट्र में फुल छाप करके न्यूज़पेपर चलता है, फिर नव गुजरात समय उन सब में आती है, पर बहुत पॉपुलर कॉलम है, और उसी में से ही फिर मेरी 3 बुक हुई। और सबसे पहले जैसे बिना एड्रेस वाले लोग मैं इनको बोलती थी, तो गुजराती में सरनामा वगरना माणसो, वो मेरी पहली किताब। और मैं कोई
मतलब लेखक नहीं हूँ उस हिसाब से, बट फिर भी वो बुक मेरी नवजीवन, जहाँ पे गांधी जी के सारे साहित्य छपे, मैं वहाँ पे छपी और बहुत पॉपुलर भी हुई। करीब 2-2.5 साल में 5,000 जितनी कॉपी उसकी बिकी। माने लोगों को ये सब पढ़ना भी अच्छा लगता है, वो मैं उस टाइम पे समझी। तो जर्नलिज्म वैसे मेन स्ट्रीम नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी ये लिखती हूँ और जो दिखता है वो सारी चीजें वहां पे मैं मेंशन करती हूँ। तो अभी भी चल रहा है शायद। अब आगे क्या? बहुत कुछ करना है और कुछ सपने, कुछ रोल मॉडल्स, आपके भी कोई रोल मॉडल्स रहेंगे? गांधी जी को मैं बहुत मानती हूँ और मैंने बारी बारी आफ्टर जनरल मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं हर बार जब भी फ्रस्ट्रेट हुई, मैं दुखी हुई, तब मैं बारी बारी मैंने गांधी जी को पढ़ा और मुझे सबके बारे में आत्मकथन जो बोलते हैं ना, आत्मकथा या फिर किसी बड़े लोगों के बारे में जो लिखी गई चीजें होती वो मेरा बहुत फेवरेट है। नवलकथा तो पढ़ते हैं, पर उससे ज्यादा आत्मकथन आप किसी का पढ़ते हो तो मैं मानती हूँ कि उसकी पूरी जर्नी, उसमें उनके फेल्योर भी आते हैं और ऑनेस्टली सब चीजें लिखी होती है, वो हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। तो गांधी जी है, अब्राहम लिंकन है, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर है, उन सबको मैं बहुत ही मानती हूँ। और आज भी फ्रस्ट्रेशन आता है तो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी कहीं से भी पकड़ के, कोई भी पंथा उठा के उसको पढ़ो तो मैं मानती हूँ कि मैं चार्ज हो जाती हूँ। ये मेरे रोल मॉडल के हिसाब से मैं कह सकती हूँ। और फ्यूचर अभी मैं क्या देख रही हूँ, तो मैं मानती हूँ कि जितना काम, हाँ बहुत किया, अगर संतोष मानना हो तो मान सकती हूँ, पर मैं ये भी बोलती हूँ कि संतोष जिस टाइम पे मतलब ये होगा कि मैंने बहुत किया तो फिर हम ना स्टेगनेंट हो जाते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। जैसे गुजरात में नॉमैड्स के लिए पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी किया, दूसरे स्टेट, भारत सरकार तो करे पर दूसरे स्टेट में भी मुझे जाना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी काम करना है। बच्चों की पढ़ाई की बात करूँ तो अभी 1000 बच्चे हमारी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो उसको भी बहुत मतलब फ्यूचर में हजारों बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के बाहर निकले। हम लोन देते हैं इस कम्युनिटी को बिजनेस करने के लिए, तो अब तक 8000 लोगों को हमने लोन दिया है। मुझे बैंक करनी है इस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि फेथ नहीं करते हैं कोई इनके लिए। जैसे हम तालाब रिचार्ज का काम करते हैं तो 300 तालाब किए, मैंने अगला टारगेट किया है कि मैं अगले 8-10 साल में 1000 तालाब करेंगे हम लोग। हम पेड़ लगा के उसको बड़ा करते हैं, करीब ग्राम वन बुलाते हैं, तो 166 ग्राम वन हमने किए हैं, उसमें 8,80,000 पेड़ हमारे अभी बड़े हो रहे हैं। तो अगले 8-10 साल में दूसरे 50 लाख पेड़ लगाने हैं। तो आंकड़े बढ़ाने हैं, और वो इसीलिए बढ़ाने हैं क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत कुछ देके जाना है, ऐसा मेरा एक ड्रीम है। ऐसे तो ये सब आंकड़े में है, पर मैं अगर एक लाइन में बोलूं तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जब मेरी बारी ऊपर जाने की आए तब मैं आत्मसंतोष से जा पाऊँ कि मैंने यहाँ पे भेजा मुझे। और ये है ना कि हर एक को एक मिशन के साथ यहाँ भेजा जाता है, तो जिस मिशन के साथ उसने मुझे चूज करके भेजा है, मैं मानती हूँ कि हर एक बंदे को मिशन दिया होता है, या बंदी को कि आपको दिया है और उस मिशन को आप ढूंढ नहीं पाते हो तो ये बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम है, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर एक दफा वो मिशन मिल गया फिर उसमें लग जाना है। तो मैं बोलती हूँ कि वो मिशन मुझे मिल गया, उसने दिया था, मैंने ढूंढ भी लिया, मैं उसी कदमों पे चल रही हूँ, तो मुझे बहुत आत्मसंतोष है। मैं जब ऊपर जाऊंगी तो ये बात बोलूंगी कि तुमने मुझे जिस पर्पस के लिए भेजा था, देख मैंने कर लिया ये ऐसे। तो ये मेरा गोल है ऐसे। अगर आप मतलब पीछे मुड़ के देखें तो मुझे लगता है कि वो एक जो इंसिडेंट था, जो काम करने वाला आदमी जिसके साथ लड़की या लड़का लड़का इंजर्ड था, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा बदलाव कर गया। वो भी था, और एक दूसरा इंसिडेंस भी बहुत ही मतलब टाइम है मैं बोल सकती हूँ। डफेर कम्युनिटी को मैं ढूंढ रही थी जो चोरी चपाटी और क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हुई, और मैं जिस गांव में जाके पूछती उनके बारे में कि यहाँ पे डफेर परिवार है, तो सब मुझे मतलब ऐसे देखते थे और बोलते थे कि पागल है क्या, मतलब डफेर के पास कौन जाता है, वो क्रिमिनल है। वहां पे शाम के टाइम में अगर उनके पड़ा, वो खेतों में ज्यादातर 3 गांव की सीम मतलब बॉर्डर जहां पे आती थी वहां पे उनके पड़ा होते थे, तो वहां पे और इजीली पुलिस उनके दंगे पे ना पहुंच सके ऐसी जगह पे वो रहते थे। तो बोलते थे कि वहां पे शाम के बाद हम लोग भी नहीं जाते, मतलब डरते हैं, और तू उनको ढूंढ रही है ऐसे। तो जैसे ये मैं बोलती हूँ कि बच्चे को कोई चीज के लिए मना करो ना तो उसको बहुत मन होता है कि
क्यों मना कर रहे हैं। तो जैसे मेरा भी ये था कि दूसरा कुछ हो ना हो पर मुझे डफर के पास जाना है ऐसे, और वो चैलेंज के हिसाब से लिया। और मैं उस वक्त सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल कर रही थी और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गेड़िया करके गांव है, वहां पे डफेर कम्युनिटी, गेड़िया ने सीमा डफेरोनो त्रास, ऐसा हेडलाइन मैंने झालावाड़-पुर्ती में पढ़ा। और बस वही न्यूज़पेपर लेके मैं गेड़िया पहुंच गई और मैंने कहा कि मुझे इनके पास जाना है। लोगों ने मना कर दिया, गांव वालों ने। एक औरत थी, वहां कुआं था, वहां पानी भर रही थी, तो उसने मुझे, पता नहीं हमारी बातचीत उसने सुनी, मैं जैसे निकल रही थी फ्रस्ट्रेट होके कि मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे पता नहीं वो कहाँ पे है। उस औरत ने कहा कि मैं लेके चलती हूँ। और मैं, मॉनसून था, ऑगस्ट महीना, बारिश एली એટલે સતત 7 દિવસ વરસાદ થયેલો और मैं खेत में चल के उनके साथ आगे जा, मेरी चप्पल वप्पल सब टूट गई थी। और इतनी डफेर के बारे में जो इमेज मैंने खूंखार डाकू जैसे अपने हिंदी फिल्मों में देखते हैं ना, उस हिसाब के चंबल के डाकू जैसे मैंने अपने इमेजिन कर लिया था कि ऐसे ही कुछ होंगे। मैं चल रही थी, करीब 2-2.5-3 किलोमीटर हम लोग चले और दूर से उन्होंने मुझे झोंपड़े बताए, तो घास से बने हुए थे और सारे लोग हम लोगों को आते हुए देखे, सब बाहर आ गए, मतलब ऐसे अलर्ट करके सब देख रहे हैं। और फिर उस औरत को उन्होंने देखा तो फिर सब आराम से मतलब बैठ गए, तो वो अलर्ट हुए, वो चीज मुझे समझ में आई। मैं जब उनके पास में गई, मैंने उनको पूछा कि आप एकदम से अलर्ट क्यों हो गए थे, तो उन्होंने कहा कोई पुलिस वोलिस हो तो भागने में पता चले ना, इसीलिए। तो मुझे ये भी थोड़ा, फिर मैं बैठी वहां पे अंदर एक खटिया, क्योंकि झरमर बारिश हो रही थी, एक खटिया में मैं बैठी और सब ऐसे नीचे वो प्लास्टिक, क्योंकि कादव होता है ना नीचे बहुत कीचड़, तो सब प्लास्टिक की थैली का यूज करते हैं, उसको डाल के उसके ऊपर बैठ जाते ताकि ट्रांसपेरेंट हो तो कपड़े नहीं बिगड़ते। तो एक औरत बैठी थी और उसका छोटा सा बच्चा शायद 3-4 दिन का होगा, वो कांस्टेंट रोए जा रहा है और फिर भी सब बैठे हैं मेरे सामने। मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने थोड़े टाइम तो बैर किया, फिर मैंने उसको बोला कि इसको फीडिंग करा ना, इतना रो रहा है बच्चा। और उस औरत ने एकदम से गुस्से होके मुझे बोला कि जब से ये एली, माने 7 दिन कंटिन्यू बारिश होती है, तो ये जब से જ્યારથી આ એલી થઈ છે ને ત્યારથી જંગલી બિલાડાએ બહાર નથી નીકળતા કે જેને મારીને ખાઈ શકું એમ. મેં 4 દાડાથી કશું ખાધું નથી તો ધાવણ ક્યાંથી આવ્યું મારા બાળકને ખવડાવું એમ. લાઈક समझ में आया ना? समझ में आया, पूरा जो समझ में आया। ये जो उसने जो बोला ना, वो एकदम से दिमाग में टंक लग जाए ना, ऐसे एकदम से हुआ। और मुझे ये हुआ, उस टाइम तक तो मैं रिसर्च ही कर रही थी इनके ऊपर, इसलिए मुझे स्टडी करना था ना, मैं क्वेश्चन आंसर लेके गई थी और मैं पूछ रही थी उनको। पर जब ये उसने बोला, उसके बाद मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, सारी सिचुएशन मुझे दिख रही है, झोंपड़े में रहे ना, पानी, मतलब कुछ सुविधा नहीं है, और मैं क्वेश्चनर में था, आपका घर का प्रकार कैसा है, कैसे घर में रहते हो, लाइट है, पानी, सब दिख रहा है, फिर मैं ये क्या कर रही हूँ यहाँ पे। और कुछ उसके बाद एक क्वेश्चन मैं नहीं पूछ पाई, रोना आ गया इमीडिएटली। देखते हैं हम हमारे कल्चर में कि हमारे घर में, गांव में आप सबने देखा होगा कि हमारे यहाँ કૂતરી વિયાય ને તો એના બચ્ચાઓને આપણે બધા કેટલું બધું વાલ કરીએ અને દૂધ આપીએ ને શીરો બનાવીને ખવડાવીએ ને એ બધું એમ. તો મને એમ થાય કે એક જાનવરને પણ આટલો બધો પ્રેમ આપણે કરી શકતા હોઈએ. અને મારા ગામની સીમમાં એક માણસને જન્મ આપ્યો છે ને મા પાસે કશું ખાવાનું નથી અને કોઈને કશી પડી જ નથી ને બધા એમ કે છે કે આ તો ખૂંખાર છે, लुटेरे है ये, तो लुटेरे है तो कहाँ है उनका लूटा हुआ धन, ये माँ के पास तो खाना भी नहीं है, तो हम एक इमेज लेके क्यों चलते हैं समाज में ऐसे। ये देखने के बाद मैं कुछ भी नहीं, मैं उठी, थैला भराया और मैं चल रही हूँ, मैं रो रही हूँ बहुत सारा, चप्पल बप्पल तो टूट गई थी, मैं ऐसे ही पाटड़ी, मतलब वहां से चल के पता नहीं कब जीप मिली के, पर पूरा इतना डिस्टर्ब थी। और उसके बाद एक चीज मन में आई कि मुझे कोई रिसर्च नहीं करना है, मुझे कुछ भी जाके इनको नहीं पूछना है, सबसे बड़ी जो जरूरत है ना वो इनके साथ काम करने की है। और लग जा मित्तल, ये दिख रहा है तुझे तो क्यों बार बार की। मैं शुरू में कोशिश करती थी दूसरी एनजीओज, सरकार, इन सबको इनके साथ जोड़ने की, तो 2-3 साल तक वो कोशिश की, फिर मुझे लगा कि वो कोशिश क्यों करनी है तुझे जबकि वहां पे तुझे सफलता नहीं मिल रही है। और बारी बारी कुदरत, ईश्वर, भगवान जो हम बोलते हैं, बारी बारी तुझे यहाँ पे ही डाल रहा है, तो अब तो समझ जा ऐसे। तो शायद वो एक संकेत, वो एक चीज, उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक फाइनल मैसेज इनका हम रिकॉर्ड करेंगे।
लक्ष्य निर्धारित हो और उस पे चलने के लिए हम अगर तैयार है तो मैं मानती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत हमें उस लक्ष्य से पीछे नहीं कर सकती। हम उस तक पहुँच के ही रहते हैं। तो सबसे पहला ये है कि हमें अपने आप में टटोलना है, चाहे हम गांव से हो, हम सिटी से, कहीं से भी है, पर सबसे पहले डिसाइड करिए कि हमें क्या करना है और डिसाइड हो जाने के बाद बस लग जाइए और लग जाएंगे तो हम मतलब सफल रहेंगे। ये मैंने अपने हिसाब से मेरी लाइफ में मैंने ये सीखा है, मैंने देखा है। We'll have question answers. Yeah, please. मेरा नाम पिंकी है और मैं साउथ गोवा से हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आपने जो ये सब काम किया है, आपको ये सब करने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? काम करते करते फ्रस्ट्रेशन बहुत आए, पर एक चीज़ बहुत बढ़िया थी कि जैसे मैं अभी फ़िलहाल ही बताऊं तो मैं ट्री प्लांटेशन का काम हमारा अभी चल रहा है, तो मेरी बेटी के साथ मैं साइट पे गई थी और जब गांव वालों ने बोला कि, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो गांव वालों ने मेरी बेटी को बोला कि कियारा थैंक यू, तू कॉम्प्रोमाइज़ करती है, तेरी मम्मी का टाइम तो हमें दे पाती है इतना समय, तो तुझे थैंक यू बोलना चाहिए और मौलिक को भी थैंक यू बोलना चाहिए। तो मेरी बेटी ने बोला कि आप मतलब इंस्पायर करती हो अपनी मम्मा को, ऐसा उन्होंने, हनीफ भाई करके थे, उन्होंने बोला। तो कियारा ने बताया कि मैं मानती हूँ कि मैं और मेरे डैडी हम जितना मम्मा को इंस्पायर करते हैं उससे ज़्यादा आप सब उसको इंस्पायर करते हो। क्या बात। और शायद वो सही आंसर था उसका। तो लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। मैं तकलीफ़ में होती हूँ, दुखी होती हूँ। इनिशियल में ऐसा हुआ भी कि कई बार मैं राशन कार्ड को लेके लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाती थी और जब अधिकारी या फिर झोंपड़े तोड़ देते थे रोड साइड पे, रहते हो आप ऐसे करके, और लोग एकदम से सड़क पे आ जाते थे, तो बहुत पेन होता था कि इनके पास कुछ भी नहीं है। और मैं कॉरपोरेशन में म्यूनसिपल कमिश्नर के पास जाके आर्ग्यूमेंट करती थी कि आप इनको घर दो, और सेंसिटिव बंदा नहीं होता तो बहुत रूडली बात करता था। तो उस वक्त मैं रो जाती थी उनके सामने कि तू ऐसा कैसे कर सकते हो। तो एक बंदा हमीर भा करके, बहुत ही बुजुर्ग थे, उन्होंने एक दफ़ा मुझे बाहर लाके बोला कि आपको पता है कि पूरी कम्युनिटी तुम्हें देख रहा है और हम सब के लिए आप बड़े, मतलब ये है कि ये तारनहार है। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, पर उनको ये था कि ये हमारी लाइफ बदल देगी, तो आपको कमज़ोर नहीं होना है। तो मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, इंस्पिरेशन, बहुत सारी चीज़ें, वो सब कुछ मुझे जो मिला वो मेरी कम्युनिटी है और वो ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे भाग के चली जाऊँ, मैं चार्ज हो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम खुशबू है, मैं JNV साउथ गोवा से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी माँ आपको सपोर्ट ना करती या फिर आप पर विश्वास ना करती तो फिर आप क्या करते और आज आप कहाँ पर होते? मैं मानती हूँ कि माँ ने सपोर्ट किया, पर कुछ स्पार्क मेरे अंदर भी पड़ा था, उनका सपोर्ट मिला, पर कहीं पे भी माँ जो स्ट्रगल कर रही थी उस स्ट्रगल में मैं भी साथ में थी। मान लो कि शादी की बात हुई तो पूरी फैमिली बात कर रही थी शादी के लिए कि करनी है, माँ ने खड़ा होके बोला तो उस टाइम मैंने भी बोला कि मुझे नहीं करनी है। तो कोई एक बंदा उंगली पकड़ता है, अगर नहीं भी पकड़ता तो मैं मानती थी कि एक समझ मुझ में डेवलप हो रही थी। तो मैं मानती हूँ कि मेरी जो सोच है, मुझे जो करना है उसके लिए मुझे झगड़ा नहीं करना है, पर स्टैंड लेके जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे बोलना है। मैं एक बच्ची की बात करूँ, जरूर। जैसे हमारे हॉस्टल में जो बच्चियाँ पढ़ती है उसमें एक गांव जो मैंने अभी बताया प्रोस्टिट्यूशन के साथ, उस गांव की बच्चियाँ जो है उनको 10-12 साल की एज में जोड़ दिया जाता है। तो वहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ मेरी हॉस्टल में पढ़ती है और उनमें ये है कि जब छोटी थी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि उनको भेज दिया पढ़ने के लिए। पर जब रेखा, पार्वती, ये सारी बच्चियाँ जब 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आई तो दिखने में हाइट बॉडी हो गई और उनके हिसाब से ये धंधे में जाने के लिए सही है ऐसे। तो जब वैकेशन में वो घर गई, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी रेखा, और उसको उसकी मम्मी ने बोला कि अब तू नहीं जाएगी हॉस्टल में। नहीं जाना, उसका जो मैसेज इनबिल्ट होता था वो ये था कि अब तुझे मतलब ये करना है ये, या फिर उसने ये भी कहा कि वरना कोई अच्छा लड़का देख के उसके साथ बिठा देंगे, शादी नहीं बिठा देंगे कैप्ट के हिसाब से उसके साथ।
और रेखा ने ये बोला, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, उसने बोला कि खबरदार ऐसा कुछ भी सोचा तो मैं पुलिस में जाके केस कर दूंगी, ऐसे ये मेरा अधिकार है पढ़ना ऐसे। तो फिर उसकी मम्मी ने फ़ोन करके मुझे बोला कि आप क्या सिखाते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं सिखाती, मैं ये बात बोलती हूँ कि अपने लिए हम स्टैंड ना ले सके ना तो कोई और आके कभी नहीं लेगा। Right. मेरी माँ को ये पता था कि मित्तल ये कर पाएगी, दैट्स वाई वो बोली। अगर उसको था कि मेरी बेटी पल्लू पकड़ के ऐसे ही चली जाती पीछे पीछे तो शायद वो कभी ना बोल पाती। तो सबसे पहले हमारे लिए कोई स्टैंड ले सकता है तो वो हम, तो मैं कहाँ होती वो मुझे सोचना ही नहीं था, मैं कर लेती, बस यही बात है। नेगेटिव मुझे उस टाइम वो थॉट ही नहीं आया था ऐसे, तो ये हम कर सकते हैं, मैं मानती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, मैं जेनवी द्वारका से हूँ, मेरा नाम अदिति है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप तो मतलब हमेशा घूमते रहते हो मतलब काम के लिए, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं घर कब पहुँचूंगी, मतलब घर की याद नहीं आती थी कभी? मैं ये मानती हूँ कि अगर 1 वीक्स कंटिन्यू मुझे घर पे रहना पड़ा तो मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो मेरी बेटी को लेके फिर मैं ऑफिस गई और बचपन से मेरी बेटी 8 साल की हुई तब तक उसको लेके मैं ट्रैवल करती थी। तो जब वो मैं फर्ज से कभी पीछे नहीं रही, जब तक उसको ज़रूरत थी तब तक, अभी भी ज़रूरत होती है, पर बाद में फिर एक कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में ये हुआ कि जब माँ तेरे साथ है तो मैं तेरी ही हूँ कंप्लीटली, पर मैं बाहर हूँ तो फिर डिमांड नहीं होनी चाहिए, कब आओगे, क्या, क्यों गए, वो इमोशनल वाली चीज़ें जो है वो नहीं करोगे ऐसे। तो शायद मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो घर याद रहता है, वो हमेशा रहेगा, पर कुछ चीज़ें हमें करनी होती है तब हमें गाइडलाइन सेट करनी पड़ती है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो घर के लिए भी एक गाइडलाइन है और घर पूरा संभाला हुआ है, लोग हैं अंदर घर में काम जिस तरह से, तो वो भी मेरे परिवार के लोग हैं जो घर को संभालते हैं। मेरी बेटी छोटी थी तो उनको संभालते हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो सबसे बड़ा रोल इसमें अदा करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रिंकू है, मैं जेएनवी बनासकांठा से हूँ। मेरा आपका क्वेश्चन ये है कि जब आप डफेरों की बात कर रहे थे तो उसमें वो औरत 4 दिन से भूखी थी, तो आपने उनकी मदद कैसे की? उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, मैं निकल गई थी वहाँ पे, पर जो मेरे साथ आई थी सायरा बहन जो मुझे लेके गई थी, उसने मेरी हालत देखी, मैं रो रही थी ये सब, तो उसने बोला कि मैं घर जाके इमीडिएटली वो शीरा बना के उसको भेजूंगी, तुम डिस्टर्ब ना हो, ऐसा उसने कहा था। मैं उनको भी कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मैं खुद भी बहुत डिस्टर्ब थी। फिर उसने कुछ किया होगा, पर आज पूरे डफेर कम्युनिटी में आप देखेंगे जब मैंने काम शुरू किया तब 98% शायद कुछ लोग बाहर होंगे जो हाईवे रॉबरी ना करते हो, चोरी चपाटी में ना हो, ऐसे सब उसी में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। आज शायद 1-8% कोई अगर कर लेता, सारे आज उसमें से बाहर निकल गए हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हो, बहुत मानते भी हैं मुझे। और बहुत सारे लोगों को हमने सरेंडर, जिन्होंने काफ़ी सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उन सबको सरेंडर भी हमने पुलिस के पास करवाया। तो प्यार होता है तो सब चीज़ें हो जाती है ऐसे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम प्रार्थना है और मैं जेएनवी अहमदाबाद से हूँ। वैसे तो आज मुझे लगता है कि सर को बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि 2-3 दिन से बस पापा की ही बातें चल रही है। आपने मेरे मन की बात जान ली। आज आपने बहुत सारी अपनी माँ की बातें बताई, लेकिन फिर से सर मैं पूछना चाहूँगी कि आपने अपने पापा के बारे में कुछ बताना चाहेगी कि उनका क्या सहयोग रहा है आपकी ज़िंदगी में? मेरे पापा बहुत कम बोलते हैं, मतलब प्यार उनका होता है वो हम महसूस करते हैं। मतलब जैसे आज भी होता है, फ़ोन करेंगे, तू केम छे, અને હું કહું મજામાં છું, સારું, ये हमारा कम्युनिकेशन। बातें शायद पापा का इतना एक्सपोजर नहीं रहा तो वो इतना प्यार भी इतना जता नहीं पाते, पर हर चीज़ में जो माँ ने डिसीज़न लिया उन सब में वो साथ में होते थे। तो वो नहीं कहा, उनका रोल बहुत बड़ा था, ये जो कुछ भी कर पाई उन सब में। और प्यार भी इतना ही होता है, पर बोलना, कहना, ये सब हमने बहुत ज़्यादा मेरे पापा से मैंने नहीं सुना है, पर मैं फील कर सकती हूँ उनके प्यार को, उनके आशीर्वाद को। और शायद ये सब था, इसकी वजह से ही मेरी माँ भी स्टैंड ले पाई और कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं पापा पीछे थे ऐसे। नॉमेड्स में मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बहुत ही पावरफुल है औरतें। माने एक बहुत फनी वाली चीज़ है, कुछ कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पे औरतें बहुत बिजनेस वगैरह काम भी करती है, मर्द जो है
कम्युनिटी के बारे में नहीं, पर कुछ फैमिली में ऐसा भी होता है कि वो ये दारू वारू बहुत पीना, वो सब झगड़े भी बहुत होते हैं। और औरत जो है वो कमाई करती है, माने फ्रूट्स की लारी चला रही है, सब्जी वो कर रही है, तो वो आता है पैसे मांगने के लिए कि भाई पैसा दे, और इसके पास में पूरा पैसा का, फिर झगड़ा होता है दोनों के बीच में, वो उसको थप्पड़ भी मार लेगा, ये भी मार लेगी उसको। तो ये नहीं है कि उसने मार लिया तो फिर इसके ये तो बहुत बड़ी बात हो जाए। जैसे हमारे सोसाइटी में ये मारना चीज ही गलत है, बट फिर भी हमारे यहाँ पे ये चीजें मतलब स्वीकार्य नहीं है। बंद कमरे में जो कुछ भी करना है आप करो, ऐसे यहाँ पे कर लेती है, बाद में वो 5 रुपया 10 रुपया देना है दारू के लिए तो वही औरत देती है उसको, पर इक्वल है। मतलब पंचायत में जो बैठना होता है, रूल करना होता है, तो सिर्फ मर्द नहीं डिसाइड करते हैं कि हमारे रूल्स रेगुलेशन कैसे बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिवाज इसमें, जैसे फूलवादी कम्युनिटी में जब शादी होती है लड़के और लड़की की, शादी के बाद विदाई जब होती है तब पूरी कम्युनिटी की पंचायत लड़की के घर जाती है और लड़की के माँ बाप को ये बोलती है कि आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई, और वो हमारी करने के लिए जो चावल होते हैं वो और ड्राई ये नारियल वो कम्युनिटी पंचायत को, लड़की की माँ देती है पंचायत को। और उसके बाद अभी ये वचन दिया जाता है माँ को कि तेरी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो तेरे घर में नहीं आएगी, सबसे पहले वो कम्युनिटी पंचायत के पास आएगी ऐसे, और पूरी पंचायत न्याय करेगी। आज देखो कि पूरी फूलवादी कम्युनिटी में बड़ी पॉपुलेशन है पर डिवोर्स का एक केस नहीं है वहां पे, और लड़की को कुछ भी प्रॉब्लम आता है, इवन वहां बहुत फनी चीज है कि लड़के के पास वो चाय पीने के बहुत शौकीन होते हैं, और वो भी होटल की चाय, मतलब घर वाली नहीं, उनके जो सेटलमेंट होती है उसकी बाहर एक चाय का थैला होता है तो वहां की चाय उनको पीनी होती है। अगर बंदा मतलब लड़की का जो हस्बैंड है, हस्बैंड के पास पैसा हो और लड़की बोलती है कि मुझे चाय पीनी है, तो वो बंदा मना नहीं कर सकता। उसका हस्बैंड अगर करे उसके पास पैसे है और उसके बावजूद भी अगर वो मना करता है तो लड़की नाथ पंचायत इकट्ठा कर सकती है कि उसके पास पैसे थे और मुझे चाय ना पिलाई ऐसे। आप देखो कितनी छोटी बात है, कितनी छोटी बात है, पर फिर भी वो आदर, वो सम्मान वहां पे हम देख सकते हैं उनके बीच में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बच्ची है इसीलिए मैं शेयर करना चाहूंगी। एक कम्युनिटी है और मदारी, उनमें घर जमाई की प्रथा है, बहुत ही स्नेक चार्मर में ये है कि लड़के और लड़की की उम्र होती है, उसके बाद मॉनसून में वो लोग इकट्ठा होते हैं। उस टाइम में ये चीज आती है कि भाई लड़की को मतलब लड़के और लड़की के माँ बाप मिलते हैं और उनको लगता है कि मेरा बेटा और आपकी बेटी मतलब उनका जमेगा। तो लड़की का बाप है वो लड़के के पापा को बोलते हैं कि तेरी मतलब अच्छा आपके लड़के को बेच देना, ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लड़का जाएगा दिवाली के टाइम में 8 महीना वो लड़की के घर में रहेगा, घर का पूरा काम करेगा, वो बर्तन भी मांजेगा, सब्जी भी बनाएगा, रसोई भी करेगा, वो कमाएगा भी, मतलब कमाना भी जरूरी है। और अगर उसके बड़े मतलब अभी रिलेशन तो नहीं हुए पर लड़की का भाई है और उसको अगर बेटा बेटी कुछ आया है तो उसको भी संभालेगा, मतलब हर कोई काम जो हमें करना है वो सारा काम वो करेगा 8 महीना। और कमाई करने के बाद वो पैसा जो ससुर भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ कमिटमेंट नहीं है, उसके हाथ में देना होता है। आफ्टर 8th मंथ मॉनसून आएगा तभी वो लड़का वापिस जाएगा, दोनों माँ और मतलब फिर से फैमिली इकट्ठा होंगे और फिर पूछा मतलब लड़के का बाप पूछेगा कि मेरा लड़का कैसा लगा और लड़की का बाप बोलेगा कि अच्छा है, तो फिर कच्ची सगाई होगी उसकी। और अगेन दिवाली के बाद फिर से लड़का 8 महीने के लिए जाएगा, 8 महीने के बाद फिर उसकी पसंद आया तो पक्की सगाई, अगेन 8 महीना फिर से जाएगा और थर्ड टाइम के बाद में 24 महीने का प्रोबेशन पीरियड, और थर्ड टाइम में अच्छा लगा तो फिर शादी होगी उसकी। आप देखो लड़के नाराज कब होते हैं, फ्रस्ट्रेट जब 24 महीने कंप्लीट करने के बाद लड़की का बाप बोलता है कि पसंद नहीं है तो लड़का वोट पर ये आप देखो कि मैं पूछ रही थी कि ये रिचुअल्स का मीनिंग क्या है, क्यों ये किया आपने। और मुझे बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा कि किसी भी लड़के के साथ मतलब 2 मिनट बिठा दिया, बेटी को 5 मिनट बिठा दिया और या फिर 2 महीने उसको मिल लिया और हम सोच लेते हैं उसने डिग्री दिखा दी, उसने बोला कि मेरा 1 लाख रुपया पगार है, मैं इतना कमाता हूँ और हमने मान लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो कमा के मुझे देगा तो ही मैं मानूंगा कि इसकी इतनी आमदनी है और मेरी बेटी को संभाल सकेगा, तो पहले वो चेक करना। दूसरा उसने ये कहा कि मेरी बेटी मेरे घर में जो रहती है तो हमारा खान पान एकदम अलग है, उसके घर में हर घर में खान पान अलग होता है। तो जब
उसका लड़का मेरे घर में आएगा तो मेरा खान पान भी वो साथ में सीखेगा, देखेगा, तो उसको जब लड़की शादी करके ससुराल जाएगी तो उसको सेट करने में ये मदद करेगा वहां पे। दूसरा ये, और तीसरा उन्होंने कहा उसकी चाल चलगत, मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है वो ये 24 महीने में हमें पता चल जाएगा। मतलब वहां पे बिना कमिटमेंट के 8 महीना, एंगेजमेंट भी नहीं हुई और 8 महीना, सगाई होने के बाद 8 महीना, तो उसमें लड़का किस तरह से बिहेव करता है आप देखो कि ये चेकिंग नहीं होनी चाहिए। हम बच्चियां दे रहे हैं अपने किसी के घर में तो क्यों नहीं, मुझे लगता है कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए ये तो पूरा ऐसे। जब तक हम इनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, हाँसिया जो बोलते हैं कि आ परिवारों हाँसिया माँ छे, मतलब नोटबुक का जो हाँसिया होता है उनको हाँसिए से भी ये बाहर है, हम उसको मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये सारे प्रॉब्लम्स हमें, क्योंकि वहां पे वो फ्रीडम है, उसको जो ठीक लगा वो किया, पर अंदर आ गए हमारे बीच में तो शायद अपने आप में वो चेंज आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये बच्ची आज यहाँ पे आके IIT बॉम्बे को देखा, इसमें से काफी सारे के मन में ये विजन आया होगा कि हम यहाँ पे भी पढ़ने आ सकते हैं। तो ये चीज होती है, दिखाने की बात होती है, कि एक्सपोजर की बात होती है। थैंक यू, धन्यवाद।